हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज बेटा हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड एंड कीटोन का। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की, और इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इंट्रोडक्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड करने वाले, उसके रिएक्शन करने वाले। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शंस आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन्स वाले लेसन में भी की होंगी, अल्कोहल और फिनोल और ईथर वाले लेसन में भी की होंगी। यस, की है ना? यस सर। है ना, ये वही रिएक्शंस है। ठीक है, ये सब में होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म सबका सेम टू सेम है। सबको मैकेनिज्म आता है इस रिएक्शन का। यहाँ पर यस सर, मैकेनिज्म आता वगैरह है। कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी अगर आप लोग कहोगे तो मैं थोड़ा बता दूंगा। और ये पता है सबको कि ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं? ऑर्थो, पैरा और यस मेटा, सर, पता है सर। है ना? ठीक है, तो उसी बेस पर यहाँ पर भी ये लोग भी ऐसा रिएक्शन करते हैं। मतलब हर लेसन में आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन, अल्कोहल फिनोल ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन और एल्डिहाइड इसमें भी है, और एमाइंस में भी। फोर्थ लेसन जो आएगा आपका, 4 ही ऑर्गेनिक की मेजर लेसन है। ठीक है, इसके अलावा बायोमोलिक्यूल वगैरह वो छोटे लेसन में गिने जाते हैं, ऑर्गेनिक में हम उनको कम करते हैं। मतलब है ऑर्गेनिक, लेकिन ये 4 मेजर है ना। तो इन चारों में लास्ट का जो रिएक्शन होती है किसी भी उसकी, अल्कोहल की, फिनोल की, ईथर की, सब यही होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला, मतलब पॉजिटिव चार्ज। कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, है ना। उसका ये वाला बॉन्ड छीन लेगा, जिससे यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, फिर यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, और इस तरह से हमारा H यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, याद है सबको ये मैकेनिज्म? यस सर। है ना। कुछ ऐसा हर लेसन में है। सबसे पहले लेसन में भी आया होगा, दूसरे में भी आया होगा, और ये तीसरा लेसन है तो यहाँ पर भी है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मेटा डायरेक्टिंग। मेटा पोजीशन है। क्यों मेटा डायरेक्टिंग है भाई? सी डबल बॉन्ड O होता है, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, जिसके कारण बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज रोटेट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ रोटेट करेगा? ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों ऑर्थो पर और पैरा पे। हाँ पॉजिटिव आता है। अब देखो हमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना बेंजीन रिंग पे, तो वो पॉजिटिव पे तो अटैक नहीं करेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो वो कहाँ करेगा? फिर एक मेटा पोजीशन है जहां पे पॉजिटिव नहीं आता। तो दो जगह पर। एक बार ये फिर से समझा दो। फिर से बताऊं बेटा? ये मैकेनिज्म शुरू से बताऊं क्या आपको? मैकेनिज्म पहले कर रखा है या फिर शुरू से बताऊं, ये बताइए मुझे। फिर शुरू से बता दो। शुरू से बताऊं? ठीक है, तो चलो मैकेनिज्म ही बता देते हैं हम, है ना, इजी रह जाएगा। तो देखो भाई क्या होता है, सबसे पहले बेंजीन रिंग है। सिंपल मैं बेंजीन रिंग का मैकेनिज्म बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये दूसरा कोई और ग्रुप लगा है तो उस ग्रुप के हिसाब से भी आपको थोड़ा सा अभी पहली स्लाइड है बेटा, इट इज फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, हम फर्स्ट स्लाइड ही कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बोले तो इलेक्ट्रोफाइल यानी जो इलेक्ट्रॉन को लाइक करता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो बेंजीन के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो बेंजीन को लाइक करेगा। बेंजीन की कौन सी पोजीशन पर लाइक करेगा? तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है? सपोज दैट अगर मैं क्लोरीन पॉजिटिव हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, उसके अलावा एसाइल ग्रुप हो सकता है, सी डबल बॉन्ड O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, यहाँ पर एक वैलेंसी है इसकी, है ना, R लगा हुआ है, सपोज दैट एसाइल ग्रुप। उसके अलावा फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन, याद है? एल्काइल यस सर। है ना, यानी कि एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है भाई? एल्केन वाला, CH2 CH3। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। तो इनमें से कोई भी ग्रुप सर सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी होता है, वो उसका थोड़ा सा अलग है बेटा। सल्फोनेशन में H2SO4 HNO3 जो है ना वो NO2 बनाते हैं, और फिर NO2 जो है वो अलग से वो क्या बोलते हैं उसको बनता है। NO2 हम यहाँ लिख सकते हैं, चलो डायरेक्टली NO2 लिख देता हूँ। ठीक है, NO2 पर साइनाइड में साइनाइड वगैरह वो भी जुड़ सकते हैं। मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ यार, ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, सभी हो सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके माइंड में आते हैं जो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, मैं जनरल एग्जांपल सिर्फ लिख रहा हूँ जिन रिएक्शंस में जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो अब देखिए भाई ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग के ऊपर। बेंजीन रिंग है तो कहीं पे भी अटैक कर सकता है। यहाँ अगर अटैक करेगा इसका मतलब ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? यस है ना। तो यहाँ देखिए क्या होने वाला है। अब बेंजीन रिंग को ध्यान से देख लेना,
आपको बहुत कुछ इसी में समझ में आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन इस वाला इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर है, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, मतलब ये बॉन्ड एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं बॉन्ड यहाँ आ गया शिफ्ट होके, जिसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यही है, इसी कार्बन के पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। बाकी के डबल बॉन्ड सेम टू सेम ऐसे ही लगा रहा हूं मैं, देख लेना ध्यान से, इनमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, चेंज सिर्फ इस एरिया में है, यहाँ आ गया पॉजिटिव क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और बाकी सब सेम रहा। क्लियर है बेटा? यस सर। और ई पर पॉजिटिव चार्ज था तो ई पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन मिल गया ई को। ई क्या हो सकता है? क्लोरीन पॉजिटिव हो सकता है, एसाइल ग्रुप हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, NO2 हो सकता है, तो इससे यहाँ मिल गया। अब आगे देखो, अब एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, वो मैकेनिज्म कौन सा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी? ये सारी रिवर्सिबल होती हैं, ध्यान रख लेना, दोनों डायरेक्शन में चलती हैं। मैं जनरली एक ही डायरेक्शन में दिखाता हूँ ताकि आपको वहम ना हो जाए। अब देखो ये बॉन्ड इधर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? बाकी सब सेम रखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अब देखिए जरा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, क्लियर है? अब यस ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? और ध्यान रखना इसके पास हर एक बेंजीन में हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है, ये चीज मत भूल जाना, इसको हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, मैं बाकी सबको नहीं दिखा रहा हूँ, ओनली 1 हाइड्रोजन को यहाँ शो कर रहा हूँ क्योंकि इसको मुझे बाद में यूज लेना है, ठीक है। इसको यहाँ कहीं पे भी शो कर सकते हैं, हर जगह पर एक हाइड्रोजन शो कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखिए क्या होने वाला है, बेंजीन रिंग पर अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? तो ये यहाँ आ गया बॉन्ड, ये यहाँ वाला सेम रहा, इलेक्ट्रोफाइल सेम टू सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को इधर दिखा दो, कहीं भी दिखा सकते हैं, टेट्राहेड्रल पोजीशन होती है, ध्यान रख लेना। तो दोनों चीजें एक जैसी ही हैं। यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, क्लियर है भाई? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। आगे क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन मतलब इसको दे देती है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो होगा क्या? अब आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल परमानेंटली जुड़ गया। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे जुड़ता है बेंजीन रिंग में, इलेक्ट्रॉन सारे रोटेट हो रहे हैं तो बेंजीन रिंग के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आ गया बॉन्ड, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में यहाँ आ गया है ना, इस कार्बन पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज था, और इलेक्ट्रोफाइल ऐसा कैसा रहा? क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गया? यस सर। तो देखो बेंजीन रिंग पर एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और प्लस में H पॉजिटिव आयन जो है वो अलग हो गया। अब ये H पॉजिटिव आयन क्या करता है, हमारा जो बाई प्रोडक्ट होगा जहां से इलेक्ट्रोफाइल बना होगा, ठीक है, जैसे HCl है तो वो जहां से भी वो टूटा है उसके साथ, जो क्लोरीन जहां से टूटा है उसके साथ दूसरे वाला H जुड़ जाएगा। क्लोरीन मान लो Cl नेगेटिव से टूटा तो Cl नेगेटिव के साथ में H पॉजिटिव जुड़ जाएगा, Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा होता है। क्लियर है? यस सर। ये समझ में आ गया होगा, है ना? अब बात करते हैं ऑर्थो डायरेक्टिंग पैरा। तो यहाँ पर हमने कोई ग्रुप नहीं लगा रखा था, सारे हाइड्रोजन्स थे। बट जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करते हैं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्शंस में क्या आता है, ठीक है, लेट मी टेक एन अनदर पेज। तो मान लो कि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक अलग से ग्रुप लगा हुआ है, जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाला इसी की बात करेंगे जो लेसन चल रहा है, CHO ग्रुप लगा हुआ है। तो अब होता क्या है, बेंजीन रिंग इस CHO ग्रुप से इलेक्ट्रॉन जो है C डबल बॉन्ड है इधर जाएगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जिससे क्या हुआ, बेंजीन रिंग पर अब पॉजिटिव चार्ज वापस रोटेट करने लग जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज अब ध्यान दोगे, अगर आप पहले वाले में भी पॉजिटिव चार्ज रोटेट हो रहा था, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, अब क्या होगा, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला इधर आएगा तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज रोटेट करेगा। मैं इस पॉजिटिव को बाहर भी शो कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं इसको बाहर शो करता हूँ, आपके कन्वीनियंस के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अंदर है ये पॉजिटिव, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बाकी सब कुछ सेम रखो, बेंजीन रिंग ऐसे कैसे रखो, ठीक है। हुआ क्या, अब ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये बॉन्ड आ गया इधर, पॉजिटिव चार्ज आ गया इधर, और ये बॉन्ड ऐसा कैसा रहा, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और H। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये सारे रिवर्सिबल हैं, सब के सब रिवर्सिबल होते हैं, बैक भी जा सकते हैं और ऐसा चलता रहता है। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, अगर कंसंट्रेशन बदल दोगे तो प्रोडक्ट भी बदल जाएगा।
कि यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब मैं इसको भी बाहर लगा रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज को, और ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एंड H। ठीक है भाई, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. तो ये वाला पॉजिटिव भी मैं बाहर लगा रहा हूँ। तो देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप बैठा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, तो देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ रिप्लेस कर दिया उसने, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये दोनों पोजीशंस क्या है, ऑर्थो है, और ये वाली पोजीशन पैरा है। तो मेटा पोजीशन पर, ये वाली मेटा पोजीशन थी, इन दोनों पोजीशंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या वो पैरा पर अटैक करेगा? वहां तो पॉजिटिव मिल रहा है उसे, नहीं करेगा। ऑर्थो पर करेगा? नहीं करेगा। नहीं सर। दूसरी ऑर्थो पर भी घूम के चार्ज तो आता है, हम कहें कि सर यहाँ पर अभी नहीं है, अभी इसको अटैक करवा दें। ये बहुत स्पीड होती है, जैसे मैं कल बता रहा था कि फैन की स्पीड बहुत जबरदस्त होती है, तो पंखा जितनी स्पीड से घूमता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन उतनी स्पीड से, उससे कहीं ज्यादा, लाखों की स्पीड से होता है ना? समझ गए? हाँ, अटैक उसी से होता है बेटा। CHO तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, थैंक्स वाई सब्स्टिट्यूशन आर मेटा डायरेक्टिंग। हाँ बेटा, दैट्स वाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या होता है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, मतलब तीन पोजीशंस पर हम सिंपली इसको कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन रिंग पे तीन पोजीशंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तीन पर, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, जिसकी वजह से मेटा डायरेक्शंस बचती हैं, जो जिसपे पॉजिटिव नहीं होता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा है तो, जैसा कि हमारे यहाँ पर कौन बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CHO बैठा था, तो जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो मेटा के ऊपर अटैक करेगा, मेटा अटैक। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको मेटा अटैक क्यों करता है? Yes, sir. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो क्या होता है, तो फिर बेंजीन रिंग पे यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, मेटा पर नेगेटिव नहीं आएगा। तो भाई कोई इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ अटैक करेगा, उसे यहाँ बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज ले आया। अगर ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव ले आता है, मेटा को नहीं छेड़ता। इसका मतलब मेटा ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा को छेड़ता है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बट मेटा तो वैसा ही रहता है, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करता है, ऑर्थो पैरा को ज्यादा नेगेटिव कर देता है, नेगेटिव कर देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑर्थो पैरा एक्टिवेट हो गई, क्योंकि ऑर्थो पैरा पहले नॉर्मल थी, अब एक्टिवेट हो गई, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा। तो उसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो। समझ में आ गया? Yes, sir. और अगर कोई CHO सर इलेक्ट्रॉन, कौन सा ग्रुप है? क्या बेटा? CHO कौन सा ग्रुप है? CHO तो एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, और ये सर एल्डिहाइड एक्सेप्टिंग या नहीं सर, वो कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव प्लस चार्ज आई इफेक्ट दिखाता है, माइनस आई यूं पूछे सर। हाँ तो बता रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा वो। अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, यानी कि उसने ऑर्थो और पैरा पोजीशन को डीएक्टिवेट कर दिया, वहां कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता। तो उसे इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, जहां थोड़े बहुत बचे हैं, जहां मेटा पर बचे हैं, मेटा पे अटैक करेगा। तो इसलिए वो मेटा डायरेक्टिंग है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कोई इलेक्ट्रॉन छीन रहा है तो डीएक्टिवेटिंग, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो एक्टिवेटिंग। और एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग क्या, ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होती हैं, मेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑर्थो एक्टिवेट हो गई तो मेटा वाला बेचारा उतने ही इलेक्ट्रॉन अब भी लेके बैठा है, बट वो मेटा पर कोई क्यों जाएगा जबकि उसको ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, क्योंकि वो एक्टिवेट हो गई, उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है ये बात सबको? Yes, sir. है ना? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो क्या होता है भाई, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, बेंजीन से विड्रॉ कर रहा है, डायरेक्टिंग कह सकते हैं। डीएक्टिवेटिंग होता है, मेटा अटैक होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, एक्टिवेटिंग होता है, और वो पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है। तो क्योंकि ये CHO है तो डेफिनेटली यहाँ अगर कोई ग्रुप जुड़ेगा, जैसे यहाँ NO2 पॉजिटिव जुड़ा, ठीक है, तो वो ऑर्थो सॉरी मेटा पर जुड़ेगा, इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर, दोनों में से किसी एक पर, हो सकता है दोनों पे जुड़ जाए अगर ये कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, तो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। समझ में आ गया भाई ये? यस सर। Yes, sir. ठीक है, किसको डाउट था बेटा, क्लियर हो गया आपका? यस सर। ठीक।
आगे बढ़ते हैं अब जरा, ठीक है। तो भाई ये था इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उसके बाद में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबको पता है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा डेफिनेटली, है ना। COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फंक्शनल ग्रुप इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है और OH होता है। हाइड्रोक्साइल कार्बोनाइल होता है CO, सी डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोक्साइल होता है OH, है ना। ये ग्रुप्स होते हैं। अब देखिए कार्बोनाइल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्साइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। सिंपल सी है, प्रॉपर्टी क्या होती है सिंपली, ये एसिड है, वीक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड है, हम इनको खाते भी हैं। बहुत ऐसे एसिड मिलते हैं। विनेगर आप सभी खाते होंगे, सिरका जिसे बोलते हैं, है ना, याद है सबको। यस विनेगर क्या सर, होता है, खाते हैं। विनेगर का फॉर्मूला चौमिन में डलता है सर, CH3COOH। CH2 सर एक CH2 नहीं आएगा, अकेला आएगा, वो OH आएगा। डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। ये होता है चौमिन। चाउमीन में लगता है, चाउमीन में भी नहीं, और भी बहुत जगह है। ये इसका 5% ये होता है भाई, ठीक है। प्लस में 95% जो है वो वाटर होता है, याद रखो। वाटर होता है सर, डाइजेशन ठीक है? होता है काफी। ये सिर्फ 5% ही यूज होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिरका, विनेगर जिसे बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको। यस सर। Yes, क्लियर sir. है और भूख भी लग गई। भूख लग गई, चलो अच्छी बात है। विनेगर जो है वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि शराब जो है वो अच्छी होती है, डाइजेशन करती है, उसका कारण विनेगर है। शराब जब पी जाती है तो लिवर को बहुत, शराब हमारे लिए पॉइजनस होती है, एथेनॉल इज पॉइजनस टू आवर बॉडी, लेकिन हमारा लिवर जो है वो बहुत जबरदस्त लेवल पर काम करता है और उस एथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और उसका विनेगर बना देता है। थोड़े से अमाउंट में पियोगे तो लीवर को काम फिर भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। जनरली जो लोग शराब पीते हैं सबसे पहले उनका लीवर खराब होता है, पीलिया होकर, काला पीलिया होकर वो लोग उनको डेथ कोज होता है जनरली, है ना, बहुत ज्यादा शराब पीने पर। थोड़ी बहुत शराब अच्छी मानी जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत का मतलब है कि एज ए मेडिसिन, और वो भी रोज नहीं। क्या आप रोज दवाई लोगे तो वो ठीक हो जाएगा क्या, वो बहुत गलत होता है। तो लाइक दैट लीवर को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है, वो उसे पहले क्या करता है, लिवर को कार्बोक्सिलिक एसिड, लिवर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, विनेगर में, जो कि हमारी बॉडी के लिए कुछ हद तक ठीक होता है, समझ गए, लेस पॉइजनस आप ये कह सकते हैं। तो इस वजह से अगर इसकी जगह डायरेक्ट सिरका पी लो ना, फिर अगर किसी को पेट का दिक्कत है और वो कहता है कि शराब अच्छी है पेट के लिए, तो वो सिरका पी ले, दिक्कत क्या है उसे। बट लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, लोगों को मतलब अपने अपने लिए, अपने जिसको लगता है कि ये वाइन मेरे लिए ठीक है, वो अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करेगा, है ना। चूरन खा ले भाई। दोनों का टेस्ट सेम होता है। विनेगर खा सकते हैं बेटा, विनेगर सबसे अच्छी चीज है, देखो विनेगर पी लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड होता है भाई, ठीक है। फैटी एसिड्स के अंदर भी ऐसा होता है। हायर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड। देखो फैटी एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, बस ये याद रख लेना। और मोनो मतलब एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एक ही ग्रुप RCOH, ये है मोनो, सिंगल। अगर दो हो तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड का। डाई बेसिक एसिड भी बोल सकते हैं, डाई बेसिक एसिड मतलब ये 2 H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, ये वीक होते हैं, वीक एसिड है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 आ जाएंगे। सिट्रिक एसिड, ये देखिए ये सिट्रिक एसिड है, ठीक है। सिट्रिक एसिड यशवीर पूछ रहा था सर सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला बता दो, ये लो याद कर लो इसको। देखो अब यहाँ CH2COH है, CH2COH है और एक में COOH है और साथ में इधर भी OH है। तो टेढ़ा मेढ़ा फॉर्मूला ना 2 दिन बाद भूल जाओगे, और जो याद करना था वो तो बिल्कुल ही याद नहीं रहेगा। समझ में आया? यस सर। है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इसका फॉर्मूला मत पूछो, ये आपके काम का नहीं है। सिट्रिक एसिड कहीं काम नहीं आता। अगर कहीं काम आए तो वहां पर आपको ये देखना होता है कि ये OH इस पे अटैक होगा, इस पे अटैक होगा या किस पे अटैक होगा, उसके फॉर्मूला या नाम याद रखने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए कार्बन एटम, कार्बोक्सिलिक एसिड sp2 हाइब्रिडाइज होता है भी, सेंट्रल एटम 10 एंगल जो है 120 होता है, ये तो ठीक है, लीनियर होता है, सीधी बात, इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? अभी ट्राई बेसिक भी हो सकता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई और मोनो। अब बात आती है इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। देखिए और रिएक्शन ऑर्गेनिक के अंदर एक ही चीज है, सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड, दूसरा क्या होगा इसकी केमिकल रिएक्शंस। ये 2 चीजें ही हमें हर केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर्टी कह लीजिए, फिजिकल भी थोड़ी बहुत आती है बट वो बहुत ज्यादा काम की नहीं होती। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोनाइल, ये हम कर चुके हैं अल्कोहल्स के अंदर, सबने किया हुआ है।
है ना। Yes, अल्कोहल sir. को जब ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 या KMnO4 से, सबसे पहले वो एल्डिहाइड में, उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, KMnO4 और K2Cr2O7 ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना KMnO4 लाल दवाई की तरह Yes, यूज sir. होता है KMnO4, जबकि K2Cr2O7 जो है इसमें क्रोमियम होता है 6 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और 6 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होता है, और ये जब आप टच करते हो उसको बेयर हाथों से लैब में बहुत कॉमनली मिलेगा आपको, बहुत कॉमनली। KMnO4 भी Yes, sir, K2Cr2 मिल जाता है, आराम से मिलता है। टच करने पर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और सर कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक होता है, आपने मैंने बताया आपको था, बताया था उसमें ना, होता है Yes, sir. जिसमें जरूर ध्यान जिससे रखिएगा। शराब चेक करते हैं। इसलिए लैब में कभी भी आप इस तरह की चीजें मत छेड़िएगा कि आप बेयर हाथों से किसी चीज को टच कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिर वो देखिए। पहली बात तो छूने नहीं सर देते। टीचर्स भी ध्यान नहीं देते इनका। टीचर्स को भी ध्यान नहीं होता है, कुछ टीचर्स ऐसे मैंने देखे हैं कि ना बड़े एंथुसिज्म होता है उनमें रिएक्शंस को करने का, ले भाई फटाफट करके दिखा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब को हिला रहे हैं, देखो ये कलर बदल गया ऐसे। मेरा एक फ्रेंड अंगूठा लगा रहा है ऊपर, टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक ढक्कन होता है कॉर्क का, वो लगाने के बाद आप टेस्ट ट्यूब को ऐसे Yes, विग्रसली sir. मिक्स कर सकते हो, विग्रसली। लेकिन वो क्या कर रहा है, अपना अंगूठा लगा रहा है और फिर बच्चों को फटाफट टेस्ट करके दिखा रहा है। ठीक है, तो बेल लगने वाली थी, मैं चला गया, हम कॉलेज में पढ़ा रहे थे, एमएससी को टीच करता था मैं। ठीक है, तो मैं चला गया, मैं बाहर खड़ा था कि चलो वेट कर रहा था मैं उसकी कि वो फटाफट खत्म किया उसने और आ गया मेरे पास आ गया। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा सर आप ये क्या कर रहे हो, तो कहता ये तो कॉमन चीज है। मैंने कहा फिंगर लगा रहे हो आप अपनी, और जितने भी केमिकल्स हैं वो आपकी फिंगर को तो टच करेंगे डेफिनेटली। कहता हाँ ये अंगूठा ना कलर्ड हो जाता है मेरा थोड़े दिन में। मैं कहा कलर्ड नहीं, कार्सिनोजेनिक होता है ये कुछ चीजें, यहाँ पर आपको पता भी नहीं लगेगा। ब्रोमीन वाटर कार्सिनोजेनिक है, CCl4 कार्सिनोजेनिक है, CHCl3 कार्सिनोजेनिक है, CHCl2 कार्सिनोजेनिक है, K2Cr2O7 कार्सिनोजेनिक है। इसके अलावा मरकरी जो होता है, अगर वो कहीं हल्का फुल्का टच हो जाए वो अंदर चलेगी, वो पॉइजनस होता है। बहुत सारी चीजें पॉइजनस है। मैं कहा ये मत किया करो। तब उनको बाद में तो ये समझ में आया। मैं कहा ये अंगूठा लगा के मजा आता है करने में, तो ये ऐसा नहीं, ये सही नहीं है। Yes, sir, हमारे स्कूल में भी नहीं है प्लेटेस, मैंने भी किया था तो मैं हाथ जल गया था पूरे ही। बी केयरफुल बेटा। स्कूल वालों को ध्यान भी नहीं है कौन जल रहा है कौन नहीं। एसिड्स आर थर्ड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ एल्केन। अगर आप एल्केन को लेते हो, एल्केन का ऑक्सीडेशन करवा दो, एल्केन सबसे पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा प्रोडक्ट होते हैं एसिड एल्केन का जो ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन सीधा करवाया जा सकता है, बहुत आसान चीज है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अभी, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। एल्काइल बेंजीन, बेंजीन के साथ में कार्बन लगा हुआ है, तो कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, कम से कम एक H हो, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है, ऑक्सीजन हो, तब ये रिएक्शन होगी। ठीक है, और किसके साथ, KMnO4 एसिडिक, KMnO4 बेसिक प्लस हीट, K2Cr2O7 एसिडिक। ठीक है, इनके साथ आप आसानी से इसे कर सकते हो। तो देखो कार्बन के साथ जो एल्काइल बेंजीन है उसका जो पहला कार्बन है, इसके साथ कम से कम एक H चाहिए, कम से कम पाई बॉन्ड चाहिए, यानी डबल बॉन्ड हो किसी के साथ, या फिर कम से कम एक ऑक्सीजन लगा हो। अगर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये बनेगा या ये बनेगा, बात एक ही है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवा के H बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर OH से रिएक्शन करवा रहे हो तो डेफिनेटली ये बनेगा, अगर H पॉजिटिव से रिएक्शन करवा रहे हो तो फिर सीधा ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर CH3 है, मतलब हमारे पास एक H चाहिए ना, एक H है, Yes, sir. 3 H है इसमें, ये भी हो जाएगी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना इस पे, ये बड़े काम की है, एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं। और अगर ऐसा हो तो देखो ये कार्बन है, इसका एक बॉन्ड इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो नो हाइड्रोजन, नो पाई बॉन्ड, नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीडेशन, नो रिएक्शन। क्लियर है भाई? तो कोई होगा ही नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा, यानी कम से कम आपको एक हाइड्रोजन चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड हो, या फिर ऑक्सीजन हो। ठीक है, तब भी ये सर एक रिएक्शन डबल बॉन्ड वाले उसकी एक एग्जांपल दे देना, समझ में नहीं आया ऐसे। जैसे मान लो सिंपल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन लगी हुई है, अभी क्या होगा, 2 और 1 3 और एक H लगा हुआ है, H है ऑलरेडी, पाई बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सबको उड़ा दो, ये डबल बॉन्ड को तोड़ो डायरेक्टली, यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड O, इस तरफ H ऑलरेडी था, इस तरफ बेंजीन रिंग थी, और यहाँ पर OH, ये H को हटा के OH जुड़ जाएगा, बस बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? सर KCN का भी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो Yes, भी बन sir. जाएगा, उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड आता है। किसका?
मतलब साइनाइड लगा देंगे बेंजीन रिंग पे, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है पूरा ही, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे। उसमें एन सैचुरेशन आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड कह लो, यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो, पाई बॉन्ड से लिंक यही है, तो ये भी ऐसा करेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। नेक्स्ट देखिए, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्केन एंड नाइट्राइल्स और साइनाइड्स। नाइट्राइल और साइनाइड वाली ना, एल्केन नाइट्राइल या साइनाइड, ये वाली रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10th लेसन में हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में आपने की होंगी। देखो क्या होता है, साइनाइड है, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, इधर लग गया H, इधर लग गया OH। ट्यूटामेरिज्म में हमें पता है क्या होता है, ट्यूटामेरिज्म के अंदर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये H इसके साथ, ये इनोल डबल बॉन्ड आ गया, अब सब। इनोल। हाँ, ये NH2 जुड़ जाएगा। फर्दर नेक्स्ट फिर से हाइड्रोलाइसिस करते हैं, फिर से ये पूरा NH2 जो है एक H इसके साथ लग जाएगा और OH डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक करेगा। कैसे करेगा पता है? मैकेनिज्म करवाऊं? नो सर, बोलो सर H+N करा दो सर, बता दो। रहने दो सर। चल रहने दो, चलो बता देता हूँ, थोड़ा सा आसान मैकेनिज्म है यार, सुनो ठीक है, अच्छी चीज है, कभी कभी करना चाहिए, रिएक्शन 2 बार हो जाएगी। मैकेनिज्म मत याद करना जिसको नहीं करना, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन रिएक्शन 2 बार हो जाएगी, आपको याद करने का मौका मिलेगा, आपको लिखने का मौका मिलेगा, जब जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों फायदा है आपको, है ना। तो देखिए अब जरा यहाँ पर क्या होने वाला है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, डेफिनेटली होता है। वाटर क्या करता है, H2O प्लस में यहाँ पर था वाटर, तो वाटर में रुको, पहले हम यहाँ वाटर लिखते हैं ना, H2O, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, तो है ना, ये इसके प्लस में है, तो होगा क्या, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन यहाँ पर पॉजिटिव होता है, स्लाइटली पॉजिटिव, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, नाइट्रोजन के पास ज्यादा लोन पेयर तो नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, तो होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर इसको एक्सपेंड करके लिखता हूँ, रुको यार, है ना, देखो वाटर को एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, ठीक है, ये 2 लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के पास में। अब एक लोन पेयर जो है वो इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है, सीधा सीधा एरो लगाते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे हमने रिएक्शन दिखा दी, है ना, ऐसा इसलिए थोड़ा मैं घुमा के एरो लगा रहा हूँ कि ये इसके ऊपर अटैक करता है, ये इधर आएगा इसके ऊपर, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन वापस अपना लोन पेयर इधर ले लेगी, और ये यहाँ आएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। RC डबल बॉन्ड रह जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर वैसा वैसा, नाइट्रोजन के पास इस तरफ क्या आएगा, इस ये एक बॉन्ड इधर आ गया, ये जुड़ गया ऑक्सीजन, यहाँ पर H वैसा का वैसा है, ऑक्सीजन अपना दूसरा लोन पेयर अब हाइड्रोजन से ले लिया और ये हाइड्रोजन इधर चला गया। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या होता है, अब ट्यूटामेरिज्म होता है भाई, तो ट्यूटामर के अंदर क्या बनेगा, हमें पता है ट्यूटामर के अंदर कार्बन के साथ में ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर दे दे, और ये H जो है ये क्या होता है, ये बॉन्ड इधर से वापस चला जाएगा, H फिर से यहाँ से घूम के इधर आ जाएगा, है ना, तो हम सीधा इसका ट्यूटामेरिज्म यहाँ नहीं शो कर रहे, डायरेक्टली NH2, ठीक है, क्लियर है। अब फिर से वाटर अटैक करता है, प्लस में वाटर, तो फिर से वाटर अटैक करेगा, मैं वाटर नीचे लिखता हूँ, है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, अब वाटर क्या करेगा, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ तो अब बहुत आसान है अटैक करवाना, क्योंकि डबल बॉन्ड हो जब भी होता है तो एक बॉन्ड वो छीन लेता है, अगर एक बॉन्ड वो छीन रहा है तो यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये इधर चला जाएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस हाइड्रोजन से लेगा, और हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना लोन पेयर किससे लेने वाला है, नाइट्रोजन से, है ना, नाइट्रोजन के साथ, मतलब नाइट्रोजन से अगर ये लोन पेयर ले रहा है तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन वापस इससे वापस छीन लेगी और डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ इसको, अब देखिए R कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर जुड़ गया OH, ये OH परमानेंटली आ गया, इसका दूसरी तरफ दिखाते हैं, है ना, और इस तरफ क्या है, नाइट्रोजन है, NH3 पॉजिटिव बन गया, तो ये अपना लोन पेयर इधर से वापस लेगा और ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस देगा, तो हमारे पास हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वापस बन गया, RC डबल बॉन्ड O और OH। यस, क्लियर है? हाँ बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। प्लस अमोनिया यहाँ बाहर निकल जाएगा। अब याद रख लेना कि इसमें होता क्या है, यहाँ पर भी अगर मैं शॉर्टकट में मैकेनिज्म दिखाऊं तो कुछ ऐसे होता है, बस ये इधर जाएगा तो ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है, अब इसका एक H अमोनिया के पास चला जाएगा और अमोनिया यहाँ से वापस चला जाएगा जब ये ऑक्सीजन वापस मोड़ देगा,
और इसके अंदर आप डायरेक्टली, इन्होंने एक एरो दिखा रखा है, तो हम वाटर का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करवा सकते हैं और फिर वाटर का H NH के साथ जुड़ जाएगा, है ना। ये हल्का फुल्का आप सोच सकते हो, सिर्फ 2 एरो लगने से भी आप सोच सकते हो। नहीं सोच पा रहे हो तो नीचे मैकेनिज्म है, देख लेना। क्लियर है बेटा? यानी कि साइनाइड को डायरेक्टली पानी डोनेट करके सीधा पानी दे रहे हैं, पानी देने से हाइड्रोलाइसिस, पानी टूट रहा है, उसका कोई एक पार्ट किसी चीज के साथ जुड़ रहा है, दोनों भी जुड़ सकते हैं या वन होता जुड़ेगा तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, वाटर देना, हाइड्रेशन कर दिया हमने, है ना। नेक्स्ट देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMGX हर जगह पर आता है। ये कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। रिएजेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो मेरे को ये बताओ। ऑर्गेनिक शुरू होने से आपने पहले मैंने सबस्ट्रेट बताया और था रिएजेंट के बारे में बताया था। रिएजेंट वो होता है जिसके आने से है ना रिएक्शन चालू हो रही होती है, मतलब सर रिएजेंट वो होता है जो अटैक करता है, सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर अटैक होता है। हाँ, दोनों रिएक्टेंट होते हैं, लेकिन उनमें से एक जो होता है थोड़ा ज्यादा शरारती होता है, वो पंगे लेता है, उसको बोलते हैं रिएजेंट। ठीक है, और कुछ ज्यादा ही शरारती हो कोई, कि हर किसी के साथ पंगे लेने के लिए शरारती तत्व होते हैं ना कुछ, तो हर किसी के साथ कहीं पे भेज दो उनको, उन्होंने तो शरारती करनी है, तो वो उनको हम परमानेंट ही रिएजेंट का नाम ले देते हैं, क्योंकि वो थोड़े से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके नाम के पीछे ही रिएजेंट लगा दिया कि भाई इसको कहीं डाल दो, पहले पंगे इसी ने लेने हैं। ठीक है, जनरली 2 रिएक्टेंट में से जो एक ज्यादा रिएक्टिव होता है उसको हम रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर है बेटा सबको? तो ये हर जगह देखिए यहाँ मैंने बताया था मैग्नीशियम पर पॉजिटिव होता है, ठीक है, और स्लाइटली पॉजिटिव होता है, और R पर स्लाइटली नेगेटिव, और हमारे काम की चीज R ही होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R नेगेटिव होता है। अगर इतना भी रट्टा मार लोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मैकेनिज्म, सही तो इसकी खासियत है। कभी मार नहीं खाओगे, कभी मार नहीं खाओगे कि R नेगेटिव देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बस बाकी सब गए भाड़ में। R नेगेटिव जोड़ दो, किस पे जोड़ोगे? कार्बन डाइऑक्साइड पे जोड़ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड में भी तो डबल बॉन्ड हुआ है, तो R नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे। डबल बॉन्ड हुआ है, जब भी R नेगेटिव कार्बन पे जुड़ गया, ये देखो R नेगेटिव जुड़ गया, एक C डबल बॉन्ड हो, ये रहा, ये रहा, और एक O नेगेटिव बन जाएगा, उस नेगेटिव के साथ MgX जुड़ जाएगा। क्लियर है? मैकेनिज्म समझ में आया? यस सर। चला गया, या डिटेल में बना के दूं? नहीं आ गया सर। ठीक है, Yes, पानी sir. दोगे, MgX वाटर ले जाएगा, और OH नेगेटिव, यहाँ OH जुड़ गया, और OH नेगेटिव जो है वो Mg के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, MgX के साथ। क्लियर है? सर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो एंड में बनता है इसको वापस रिस्टोर कर सकते हैं किसी तरह से? किया जा सकता, बिल्कुल करते तो होंगे ही, लेकिन बेटा उसमें जोर बहुत लगता है। ठीक है, इसीलिए वो महंगे पड़ते हैं रिएजेंट्स, समझ गए? उनका रिस्टोरेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट वो महंगे पड़ते हैं। फिर कई बार क्या होता है, नया बनाना आसान है, कई बार क्या होता है कि पुराने को वापस रीगेन करना आसान है। दोनों में से जो चीज सस्ती पड़ती है हम उसको करते हैं। कर तो हम कुछ भी सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी जोड़ सकते हैं, 2-4 रिएक्शनें फालतू करवानी पड़ेंगी बस। ठीक है, लेकिन वो फिर बहुत महंगा पड़ जाएगा ना, इसलिए आपको जो रिएक्शनें याद करवाई जाती है ना, वो बहुत जनरल रिएक्शंस हैं, डायरेक्ट रिएक्शंस हैं, ताकि आपको तोड़ना, फोड़ना, जोड़ना, काटना, पीटना सब हल्का हल्का आ जाए कि ऐसे ऐसे करके कुछ चीजें टूट जाती हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। अगर उसके साथ जबरदस्ती करनी हो तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात, ये छोटे छोटे मैकेनिज्म इसलिए करवाए जाते हैं और ये चीजें इसलिए पढ़ाई जाती हैं, जब बड़ा मॉलिक्यूल होता है ना, याद रखना, छोटे मॉलिक्यूल में तो किसी को भी तोड़ दो, किसी को भी जोड़ दो, बहुत आसान है। बड़ा जब मॉलिक्यूल होता है, आप कोई रिएजेंट डाल रहे हो, उस बहुत बड़े मॉलिक्यूल में, डीएनए में रिएजेंट डाल दिया, हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए जो होता है उसमें रिएजेंट डाल दो, वो कहां कहां से उसको तोड़ेगा पता है? 6 फुट का मॉलिक्यूल होता है डीएनए, 6 फुट का, 6 फीट के मॉलिक्यूल में कहां कहां से तोड़ोगे उसे, रिएजेंट कहां कहां से तोड़ेगा पता भी नहीं लगेगा। हमें तो एक जगह तोड़ना था, और आपको लगता है कि वो एक ही जगह जाके जुड़ेगा, वो कहीं भी अटैक कर सकता है। इसी वजह से फिर हमारी बॉडी में रिएक्शनें कैसे होती हैं, वहां भी तो रिएजेंट होते हैं भाई। बायोलॉजिकल रिएजेंट्स जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। समझ में आया? बायोलॉजिकल रिएजेंट्स वो कैटलिस्ट पार्टिकुलेट होते हैं, रिएक्शन और वो जो कैटलिस्ट, सुनिए सुनिए, वो जो कैटलिस्ट होते हैं ना, उनका असली नाम होता है प्रोटीन्स, एंजाइम्स। एंजाइम एक्चुअल में सभी एंजाइम जो प्रोटीन ही है, याद रखना, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, बट सब एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बहुत बड़ा होता है एंजाइम। क्यों होता है बड़ा, कोई बता सकता है? व्हाई द एंजाइम्स आर बिगर? ताकि बड़े मॉलिक्यूल, ताकि वो हर जगह अटैक ना कर सके, क्योंकि अगर एक ही जगह दो जगह कर देगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो हर जगह अटैक नहीं कर पाएगा। आर यू थिंकिंग दैट? सर क्योंकि अगर दो जगह अटैक करेगा एक ही ज्यादा मॉलिक्यूल, सरफेस स्टेरिक है वो हिंड्रेंस हो आपको। जाएगा ना।
कुछ तोड़ना ठीक है, लेकिन मैं इसका तोड़ना रीजन एक बताता हूँ। देखो बड़ा मॉलिक्यूल क्या करता है पता है, बड़ा मॉलिक्यूल यूं समझ लो कि आप ना किसी चीज को गले लगा रहे हो यूं, और गले में लगा के भींच के तोड़ दो उसको। जैसे आप लोगों ने महाभारत सुनी होगी, तो महाभारत में जो धृतराष्ट्र था ना, धृतराष्ट्र नहीं था, धृतराष्ट्र उसका बहुत बहुत ताकतवर था। उसके अंदर मतलब कहते हैं कि 10,000 हाथियों के, पता नहीं 1 लाख हाथियों की शक्ति थी, ऐसा कुछ। भीम का और पुतला तोड़ दिया उसने। भीम जो था, हाँ बेटा, भीम जो था उसमें भी कहते हैं 10,000 हाथियों की शक्ति थी। तो धृतराष्ट्र जब युद्ध जीत गए पांडव, तो धृतराष्ट्र उनका ताऊ लगता था भाई, भीम वगैरह का, है ना, अर्जुन भीम का। तो उसने बोला कि Yes, उसने sir. इच्छा जाहिर की कि मुझे भीम से मिलना है, मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ। अंधा था वो। तो कृष्ण भगवान को पता था कि ये मार देगा भीम को, भींच के मार देगा। सोचो धृतराष्ट्र कितना ताकतवर था कि भीम को भींच के मार देगा। तब कृष्ण भगवान ने भीम का पुतला बनवाया, पत्थर का पुतला। और जब उसने उसको गले लगाया तो इतना जोर से टाइट हग किया कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, पत्थर के टुकड़े, पुतले के। और तब भीम देखता रह गया, कहता है, कहता बेटा तेरे को मार देता है, ये कहाँ वहम में फिर रहा है। है ना, सब कुछ करा धरा भगवान का था वहां पे। तो सोचो कितना ताकतवर था। तो यहाँ पर ना हमारा जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है ना, एंजाइम जिसको बोलते हैं, जो प्रोटीन से मिलकर बना, वो समझ लो धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र वो किसी भी मॉलिक्यूल को ऐसे भींच लेता है, पहले उसको एनगल्फ करेगा। अब उसे पता है कि मेरे कब्जे में सिर्फ भीम है, उसको बाकी किसी को नहीं मारना, क्योंकि भीम ने मारा था किसको, उसके कि 100 के 100 बेटों दुर्योधन को नहीं मारा था। दुर्योधन को मारा था, जिससे वो ज्यादा प्यार करता था। तो दुर्योधन को भीम ने मारा, इसलिए वो भीम को मारना चाहता था। तो देखो जिसको जिसने मारना है, कैटलिस्ट एंजाइम हमारा क्या करता है, सिर्फ उसी मॉलिक्यूल को, वो उतना ही भयंकर होता है कि उस मॉलिक्यूल को ऐसे पूरा पकड़ के गोल मोल यूं कर लेगा, अच्छी तरह से फंसा लेगा, पूरा बंद कर लेगा, उसे एक रूम सा बना देगा जिसके अंदर उसको बंद कर लेगा। और उसके एक पर्टिकुलर उसी एंजाइम में, जैसे उसकी बाजुएं मजबूत थी, वैसे ही किसी का हो सकता है कि वो मुंह से काट ले, किसी को हो सकता है कोई टांगों से दबा के मार दे, है ना। वो गब्बर सिंह वाली फिल्म देखी होगी, शोले, उसमें टांगों के अंदर उसके वो कीले होती हैं, पता है। यस सर, देखिए गब्बर भी। शोले पिक्चर है ना, उसमें क्या होता है, उसमें कीले होती है, तो कोई कील चुभा के मार दे, है ना, कोई हो सकता है टांगों पे वार करके मार दे, कोई हाथों से, कोई मुंह से, किसी भी तरह, या सिर भिड़ा के मार दे। तो इसी तरह से हमारे एंजाइम में अलग अलग जगह पर एक्टिव साइट होती है, वो चारों तरफ से बहुत अच्छे से उसको पकड़ लेता है, और उसकी एक्टिव साइट सिर्फ एक ही जगह पर अटैक करेगी, वहीं से तोड़ेगी, बाकी कहीं से नहीं तोड़ेगी उस मॉलिक्यूल को। इसलिए बायोलॉजिकल एंजाइम जो कैटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत बड़े साइज में होते हैं। क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल को अगर आपने HCl डाल दिया, आपको मान लो कोई रिएक्शन करवानी, HCl डाल दिया, HCl तो जहां जहां डीएनए में जहां जहां उसको वीकनेस मिलेगी, वहां वहां सबके ऊपर अटैक कर देगा। बट हमारे एंजाइम में क्या होता है, HCl के मॉलिक्यूल को भी ना एक जगह चिपका के रखा होता है कि तू यहीं रहेगा। और जब वो उसको ऐसे पकड़ता है, तो HCl के सामने, मेरी बाजू के सामने जो उसका पार्ट टच करेगा उस मॉलिक्यूल का, HCl सिर्फ उस मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा, बाकी किसी पे नहीं करेगा। समझ गए। वरना हमारी बॉडी में तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक सेल में 3000 टाइप के प्रोटीन होते हैं, यानी 3000 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। सोच के देखना आप लोग, ये आपके केमिस्ट्री का ही पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री में आता है, यूं मत समझिएगा कि मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ। क्लियर है? यस सर। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम्स हैं वो बड़े क्यों होते हैं, ताकि वो चारों तरफ से उसको एनगल्फ कर सके, उसको टाइटली पकड़ सके, और फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर साइट पर अटैक कर सके, सिर्फ एक पर्टिकुलर साइट पर। तो यहाँ पर हम किसी को भी तोड़ फोड़ सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं है, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन उन डीएनए को बॉडी से अलग भी कर सकते हैं। क्या बेटा? मतलब डीएनए जो होता है उसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम। बिल्कुल कर सकते हैं, अलग बाहर निकाल सकते हैं। डीएनए पानी से बहुत डरता है, एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब देखो, मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ कि भाई एंजाइम्स ऐसा क्यों करते हैं। आपने जेनेटिकल इंजीनियरिंग सुना होगा ना, तो डीएनए के अंदर हम अपनी मर्जी से एक जीन को अंदर डालना चाहते हैं, एक जीन को, पर्टिकुलर जीन को। मान लो किसी इंसान की हाइट ज्यादा है, तो मुझे हर इंसान हाइट में ज्यादा चाहिए, तो मैं अगर उस इंसान का डीएनए बाहर निकाल लूं और किसी बच्चे के अंदर, ठीक है, पैदा होने से पहले वो जीन डाल दूं, तो इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो उसके सारी जनरेशन लंबी ही पैदा होगी, अब सारे बच्चे लंबे पैदा होंगे। किसी को गोरा बनाना है, किसी जब को, तक उसका वो जीन बदल ना जाए, मतलब अगर ऐसे, हाँ, जब तक हम उसे बदलेंगे नहीं वो हमेशा रहेगा, एग्जिस्ट करेगा उसके सर जीन। मतलब जैसे अगर किसी शादी हो गई और मतलब बाद में उनके बेबीज हुए, तो वो तो मतलब हो सकता है ना कि डोमिनेंट जीन वाला प्रोसेस हो जाए। डोमिनेंट वाला हो सकता है, लेकिन मैंने क्या किया पता है,
मैंने शादी के बाद जब उनका बच्चा होने वाला था, जो जाइगोट फॉर्म में था, मैंने उसका जीन बदल दिया, उसका अंदर से नहीं, जीन उस बदल दिया। बच्चे के बच्चे उस बच्चे के बच्चे में भी देखो, मैं जो जीन डालूंगा ना जहां पर, ठीक है, मान लिया कि वो अलग होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं जीन, ठीक है, मान लो कि पेरेंट्स के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों के जीन होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, फिर उनमें से जो डोमिनेंट होता है वो इफेक्ट करता है, लेकिन मैं उसको डालूंगा ऐसी जगह पर जहां पर दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों में काम करेगा, चाहे रिसेसिव आ जाए चाहे डोमिनेंट आ जाए, दोनों जगह पर वही जीन रहेगा। बात मैं उसको डबल करके डाल दूंगा ना, समझ ठीक है। गए? तो ऑब्वियस है वही होगा, और ऐसा कुछ चल रहा है धीरे धीरे, कुछ कुछ जेनेटिकल इंजीनियरिंग में हमने काबू पा लिया है, लेकिन हम हर जगह पर, हर जगह जो मन चाहा जीन डालना चाहे वो नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि हम डीएनए को पूरा स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं डीएनए को, एक इंसान के डीएनए को पूरा स्टडी करने के लिए भी हजारों साल लगेंगे, उसका जीनोम बनाने में हजारों साल लगेंगे, तब तक वो बंदा मर लेगा, क्योंकि कहानी खत्म है, फायदा ही नहीं है। तो डीएनए को अभी तक पूरा स्टडी नहीं किया जाए, लेकिन कहीं कहीं हमने कुछ कुछ जुगाड़ करके और ऐसी चीजें कर ली हैं। यानी जो आपको जो सिखाया जा रहा है, सोचो कितना बेसिक्स है। हमें तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट टूट रहे हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल से बातें, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा सिर्फ यहीं अटैक करे, दूसरी जगह नहीं। अभी जैसे मैंने एक बार बोला था ना कि ये डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ेगा, तो प्रणव बोला सर ये तो डबल बॉन्ड पे वैसे भी अटैक नहीं करता। मैंने कहा बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डबल बॉन्ड को छेड़ने वाला भी तो कोई ऐसा रिएजेंट हो सकता है जो डबल को भी छेड़े और दूसरे ग्रुप को भी छेड़ रहा है, दोनों को गड़बड़ कर रहा है। तो इसलिए हमें वो चीजें स्पेशली ध्यान रखनी कि कोई एक रिएजेंट डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, दूसरा नहीं करता, उसको ध्यान से डिस्टिंग्विश करके दिमाग में बिठाना। समझ गए ना? यस सर। धीरे धीरे आप उस कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे, अभी भले ही नहीं जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपको वो चीजें पता लगेंगी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भाई कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट अटैक करवा के आप ये बना सकते हो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो आगे बढ़ते हैं अब जरा। नेक्स्ट हाइड्रोलाइज ऑफ एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइज कर दो भाई। एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई चीज बनाई आपने और उसके साथ C डबल बॉन्ड O प्लस Z लगा हुआ है। देखो इन्होंने सिंपल सा करा है, ये Z लगा हुआ है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन, मतलब कुछ भी लगा है तो ये डेरिवेटिव हो गया। यहाँ क्लोरीन लगा, क्लोरीन को हटा के OH जोड़ दो, ठीक है। कुछ भी ऐसा लगा हुआ है तो ये क्लोरीन हो सकता है, OCr एस्टर हो सकता है, OCOR, OR क्या होता है, C डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर है, सॉरी ये एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, अमाइन एसिड अमाइड हो सकता है, एसिड क्लोराइड हो सकता है ना। तो कुछ भी हो, यहाँ इसके बाद में कुछ भी हो, जेड लगा वाटर के साथ सीधा तोड़ोगे, ठीक है, तो क्या करता है OH यहाँ अटैक करता है, यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ से चला जाएगा। क्लियर है? जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वापस आएगा तो ये जेड इधर से चला जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। बहुत सिंपल है, Yes, सीधा sir. पानी डालिए, HZ अलग हो जाएगा। तो यहाँ इन्होंने जेड के लिए ये दे रखा, तो सारी रिएक्शनों के मैकेनिज्म अब आपको आने चाहिए, है ना। कैसे? जरा ध्यान दे लेना, मैं एक मैकेनिज्म करवा रहा हूँ, उसके बाद में रिएक्टिविटी ऑर्डर बाद में समझाता हूँ। एक मैकेनिज्म करवा रहा हूँ, सेम मैकेनिज्म है जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा। देखो मैं बहुत दिनों से ये बात बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन जब भी डबल बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड छीन लेता है। यही हमारे रिएक्शन का सारा कुछ करता धरता है, और हर जगह पर मैकेनिज्म यहीं से शुरू होता है। अगर आप ध्यान दो तो ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर देगा, किसको देगा, ये लोन पेयर देगा कार्बन को, बस तो हमारा जुड़ गया। बस एक बार अगर कोई चीज जुड़ गई उसके बाद तो फिर तो कहानी शुरू है। तो ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव, जेड यहाँ पर है, ये बन गया OH, है ना, इस जगह पर। तो ऑक्सीजन पर यहाँ पॉजिटिव आ गया और ये लोन पेयर एक ही बचा और इधर H है, तो ये क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर से ले लेगा, क्या बन जाएगा, ये तो बन गया OH। अब जेड कैसे जाएगा, बहुत आसान है जेड को निकालना, है ना। ये बन गया OH, ऑक्सीजन के पास अब अपने दोनों लोन पेयर आ गए, यहाँ पर लगा हुआ है जेड, ये लगा हुआ है नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव इधर आएगा डबल बॉन्ड O बन गया और ये जेड इधर से चला जाएगा। क्लियर है? और जेड के साथ जो H पॉजिटिव है वो जेड के साथ जुड़ जाएगा। साइमल्टेनियस प्रोसेस भी दिखा सकते हो आप यहीं पे, बट मैंने सोचा कि थोड़ा इसको अलग कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ईजी आए। अब 1 से 2 स्टेप अगर बना रहे हैं तो वो अच्छा है, अंडरस्टूड के लिए बहुत अच्छा होता है वो। तो देखो ये जो OH था, जेड तो यहाँ से चला गया, मैं OH को इसके इस तरफ लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है ना, प्लस HZ। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस Yes, sir. सारों का मैकेनिज्म सेम है। मैंने यहाँ पे जेड लिखा है, तो जेड की जगह क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और ये एसिड एनहाइड्राइड OR एस्टर वाला ग्रुप या NH2 ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव, ये याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या कहता है, एसिड क्लोराइड इन्होंने लिखा ऐसे ही है, देखो एसिड क्लोराइड C डबल बॉन्ड O Cl लगा, फिर एनहाइड्राइड है, फिर उसके बाद एस्टर है, फिर उसके बाद एसिड अमाइड है, ठीक है। तो लिखा ही ऐसे है, आप ऐसे याद कर लो, चाहे इस ऑर्डर को याद कर लो, सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्टिव कैसे होता है, तो ये सर आपको बेस आखिर में, और मतलब
सबसे कैसे भी वर्ड एवर यू थिंक, वो आपके ऊपर चॉइस है, लेकिन रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, बस सीधी बात, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, इन्होंने क्या किया है, इसमें HCl रिप्लेस हो गया, एसिड अमाइड था, इसके अंदर एसिड एनहाइड्राइड, इसमें तो दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। ऐसा क्यों होगा पता है? देखो यस स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर की वजह से होगा, C डबल बॉन्ड O, इस तरफ O, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर R है। तो देखो क्या हो रहा था, यहाँ पर वाटर अटैक कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है ना वाटर अटैक, इस तरह से यहाँ वाटर जुड़ रहा है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीजन तब देखो, और ये इधर जा रहा था, तो इधर से जब वापस आएगा तो ये वाला ग्रुप टूटेगा ना, H, इसके साथ भी H जोड़ दो, इसके साथ ये वाला H जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। क्लियर है? हाँ भाई, ये ज्यादा इफिशिएंट पड़ता होगा ना फिर तो क्या सर, ये एनहाइड्राइड वाला फिर तो ज्यादा इफिशिएंट पड़ता होगा ज्यादा क्या पड़ता होगा, सॉरी सर, मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इफिशिएंट पड़ता होगा ना ज्यादा ये, एफिशिएंट, हाँ क्योंकि ये इसमें डबल दो- मॉलिक्यूल देता है, लेकिन एफिशिएंट से कोई बात नहीं होती बेटा, बात होती है सस्ता पड़ने से। जो चीज सस्ती पड़ती हो ना उसको लिया जाता है, क्योंकि सस्ती पड़ रही है। मान लो एनहाइड्राइड बहुत महंगा पड़ रहा है आपको, 100 रुपए का 1 लीटर पड़ रहा है, और वहीं आपको एसिड क्लोराइड 1 रुपए किलो पड़ रहा है, तो वो तो 100 किलो आ गया, और वो 100 रुपए का 1 ही किलो आएगा, तो भले ही एफिशिएंट वो डबल अमाउंट बन रहा है, वो तो 100 गुना बन जाएगा, है ना। Yes. तो वो डिपेंड करता है कि सस्ता कौन सा, इकोनॉमिकली। एस्टर है, एस्टर में ROH अल्कोहल बनता है। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली, इसकी रिवर्स रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल एस्टरिफिकेशन करते हैं, इसका मैकेनिज्म है उल्टे वाला मैकेनिज्म, उल्टा मैकेनिज्म, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा सा ही है कुछ कुछ, लेकिन उसमें 2-3 बार पानी जुड़ेगा हटेगा, जुड़ेगा हटेगा, बस ये होने वाला है, ठीक है। फिर एसिड अमाइड देखो, एसिड अमाइड में अमोनिया अलग हो जाता है। हाँ भाई, रिएक्शनें सारी आसान है, एक ही मैकेनिज्म से है, सारा का सारा एक ही मैकेनिज्म है, तो मुझे लगता है ये वाला मैकेनिज्म सबको याद करना चाहिए, क्योंकि इससे नेक्स्ट मैकेनिज्म है वो आपको आसान लगेगा। क्लियर है? फिर भी अगर आपका मन नहीं है तो गो टू हेल, भाड़ में जाने दो इसे, ठीक है। मैकेनिज्म मत करो, बट आपके फिंगर टिप्स पे भाई प्रोडक्ट याद होना चाहिए। मैकेनिज्म याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पे। क्लियर है बेटा? मैकेनिज्म तो 3-4 ही होते हैं, जो मतलब आपकी पूरी एक लेसन में 3-4 मैकेनिज्म होंगे जो आपको पक्का याद होने ही चाहिए। उसके अलावा बाकी सारे के सारे आपको प्रोडक्ट ही याद होने चाहिए। एटलीस्ट जब आप ये करने लग जाओगे ना, और मैकेनिज्म आपको जो 3-4 याद हो गए और बार बार रिएक्शन याद करोगे, तो उसके बाद ना आपको खुद ही मैकेनिज्म की फीलिंग आने लग जाएगी, खुद ही किसी का भी बना लोगे। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि मैकेनिज्म हमेशा एक्सपेरिमेंटल होते हैं, हम अपनी तरफ से बना जरूर देते हैं कुछ कुछ चीजें, लेकिन वो सफिशिएंटली 100% सही हो ऐसा सही नहीं है, कुछ ना कुछ गलती होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसलिए मैकेनिज्म का रट्टा ही मारना पड़ता है, जो दिया है जो लिखा है वही सर्व सत्य है। हमने जो सोचकर बनाया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर है? जैसे डी और एल कॉन्फ़िगरेशन था, याद है सबको? मैंने बोला था रट्टा मारना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल है, इसका कोई इलाज नहीं है, मैं मेरी तरफ से डी एल नहीं बता सकता। तो वैसे ही हम मैकेनिज्म बड़ा एल बता सकते, छोटा, हाँ बस वही चीज है ना। तो यहाँ देखिए भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर अब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। कार्बोक्सिलिक एसिड C1 क्या लिखा है, C1 से लेकर C4 तक, यानी छोटे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्यूबल होते हैं वाटर में। अब एक चीज याद रखना, जैसे मैंने बताया DNA वाटर से डरता है, हाइड्रोफोबिक होता है, कार्बन की चेन पानी से डरती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन की चेन लंबी करोगे, एसिड वाला पार्ट तो डेफिनेटली घुल जाता है, बट लंबी कर दोगे तो पानी से डरेगी, पानी से डरेगी तो क्या हो जाएगी, हाइड्रोफोबिक। क्लियर है? यस सर। अब कल के लेक्चर में ना एक बात आई थी, आपको याद हो, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे? और मैं ना जो बच्चे रोज बोलते हैं उनसे नहीं सुनना चाहता, ठीक है, प्रणव यशवीर इनसे नहीं, बाकी के बच्चे बताओ क्या होते हैं फैटी एसिड, याद है किसी को? बाकी स्टूडेंट नाम लेके पूछो सर। क्या बेटा? हाँ फैट से बनते हैं, लेकिन होते क्या है यार, मैंने सर एलिफेटिक एसिड्स होते हैं। हाँ क्या होते हैं बेटा वो? मैंने उनका ग्रुप बताया था बेटा, भूल गए क्या? यही तो पूछ रहा हूँ, मैंने आप लोगों को ग्रुप बताया था, नहीं याद किसी को? ग्रुप याद नहीं है? अरे कार्बोक्सिलिक एसिड लंबी चेन जब हो जाते हैं ना, वही होते हैं फैटी एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड लंबी चेन में होते हैं। आप दोबारा से सुन लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत लंबी चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, ये पीछे वाली चेन लंबी हो तो इसको फैटी एसिड बोल देते हैं।
यस क्लियर है फैटी एसिड। Yes, sir. Yes. और फैटी एसिड क्या होते हैं पता है? जो घी होता है ना, वनस्पति तेल वगैरह, ये फैटी एसिड ही होते हैं। समझ में आया? हमारे साबुन वगैरह में भी होता है C17H34 COO नेगेटिव, ये भी फैटी एसिड से मिलकर बना होता है साबुन। नहाने वाला साबुन पता है सबको? Yes, sir. यस सर। 17H34 COONA, ये होता है आपका कपड़े धोने का साबुन। अगर मैं इसकी जगह COOK लगा दूं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, आपकी स्किन को हार्म नहीं पहुंचाएगा, हरैश नहीं करेगा। कपड़े धोने वाले साबुन से नहाया कोई क्या आज तक? निरोल साबुन आता है। नहीं सर। नहीं मैं नहाया? नहाया हूँ। हम नहाए हैं, बचपन में नहाया करते थे। हाथ धो। यस सर। हमारे पास साबुन तो था हाथ नहीं। धोए हैं। मम्मी हाथ ना धोए थे। कपड़े धोने वाले से रगड़ देते थे, ले बेटा आ जा मेरे लाल। आले में तो ठीक है। है ना? तो वैसा कुछ, तो उससे हरैश होता है थोड़ा सा, वो स्किन को फाड़ देता है। ठीक है, तो जो पोटेशियम अगर लगा देते सर हो, फाड़ता नहीं है, बस थोड़ी वो हो जाती है, क्या सिर्फ कहते हाथ हैं, धोने से पता चिकनेस। नहीं लगता? खुजली होती है। नहा के देखना कभी, सर्दियों में पता लगेगा। सिर्फ सर हाथ उतना, सर हाथ मतलब ऐसा लगता है थोड़ा सा हार्श जैसा लगने लगता है बाद में। लगता है बेटा, पता है मुझे। सर क्योंकि मैंने ट्राई किया है सर 1-2 बार। ट्राई किया है, क्या बात है। हम तो अभी भी नहा लेते हैं, अगर मान लो साबुन खत्म हो जाए कभी घर पे तो अपने को कोई असर नहीं होता ज्यादा, है ना? बट एटलीस्ट ठीक है। तो भाई ये होता है आपका नहाने का साबुन, और ये भी फैटी एसिड ही होता है। लॉन्ग चेन ऑफ फैट कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड फैटी एसिड, जिसमें कार्बन की चेन बड़ी हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए तो ऐसा कुछ। तो यहाँ याद रखना, वो कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं C1 से C4, तो सोल्यूबिलिटी घट जाती है जब मोलिकुलर वेट बढ़ता है। ठीक है भाई, क्योंकि कार्बन की चेन, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, कार्बन की चेन की लंबाई बढ़ेगी तो भाई क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाला एंड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, solubility ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसीलिए सोल्यूबल होता है। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, और उधर से वाटर के अंदर भी स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ अटैक करता है और इसके चारों तरफ पानी ऐसे जुड़ जाता है इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर नहीं जुड़ता, तो ये चेन छोटी है तो चल जाएगा, और ये चेन बहुत बड़ी है तो भाई पानी सिर्फ यहाँ जुड़ता है, और बाकी की चेन को वो चाहिए कुछ पानी से डरने वाला कोई चीज, है ना? जैसे हमारा शरीर का मैल होता है, हमारी बॉडी होती है, ऑर्गेनिक होती है, वो हमारी बॉडी से चिपक जाती है, उसके पोर्स के साथ चिपक जाती है हमारी बॉडी के, और जब हम उसको पानी के साथ साफ करते हैं तो वो पोर को साथ ही खींच लाती है। तो क्या होता है, उसमें मैल घुसा होता है, डेड सेल्स होते हैं, वो डेड सेल को बाहर निकाल लेती है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा पकड़ लिया तो हमारी लाइव सेल को भी कुछ हद तक बाहर निकाल लेती है, लाइव सेल के साथ चिपका रह जाता है साबुन। ये हरैश होता है, समझ में? जो सोडियम वाला होता है, पोटेशियम वाला थोड़ा सॉफ्ट होता है, पोटेशियम महंगा होता है, दैट इज वाई। ठीक है, तो भाई इस वजह से पोटेशियम में ये भी गड़बड़ होती है कि महंगा है, तो फिर वो साबुन, नहाने वाला साबुन महंगा आता है, कपड़े धोने वाला सस्ता आता है। ये जो लाइफ बॉय साबुन होता है ना, ये हरैश ज्यादा करता है। पहले ये कुत्तों को नहलाने के लिए आता था, और इसका कुछ ना 60 समथिंग रेशो है, कम से कम आपका साबुन का रेशो 70 अबव होना चाहिए, 75 अबव, 75 से 85 के बीच में, ऐसा कोई पॉइंट होता है। आप चेक कीजिए, उनके पीछे साबुन के पीछे लिखा होता है, प्योर केमिस्ट्री है ये। ठीक है, सर और वो डेटॉल कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं। पता नहीं बेटा, पीछे देख लेना यार, मैंने सबको नहीं देखा है। ठीक है, बट मैंने लाइफ बॉय के बारे में पढ़ा था, वो थोड़ा हरैश होता है, हाथ साफ करने के लिए ठीक है, सस्ता साबुन है। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत कुछ आते हैं, मॉइस्चराइजर वाले साबुन भी आते हैं आजकल, तो पता नहीं कितने कितने महंगे साबुन आते हैं, 200 संडव आता है। 300 रुपए की एक चक्की आती है, मैंने तो कभी सर यूज नहीं आजकल एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर फेस की पता फेस नहीं का है, ग्लिम्स सब बढ़ा सब देंगे, पता नहीं केमिकल है, कौन सब बकवास है, सीधी बात। मुंह साफ करना है, सबसे अच्छा फेस वॉश होता है। फेस के लिए दूध, कच्चा दूध लो जिसको गर्म ना किया गया हो, हाथ पर हल्का सा 1 चम्मच रखना है, यूं नहीं है कि दूध से नहा रहे हो, 1 चम्मच रखना है और फेस पर लगा के, और उसके बाद उसको फेस को रगड़ लो, गीला गीला फेस, उसको रगड़ते रहो, सारा वॉश हो जाए, एकदम बेस्ट एवर वॉश होगा। मॉइस्चराइजर भी होता है उसमें, सब कुछ होता है ना? कमाल की चीज। लेकिन हम तो फैशन में आ गए हैं, केमिकल लगा लगा के उसको रगड़ेंगे, लाल बना लेंगे मुंह को, है ना? बाद में कहेंगे देखो बंदर आ गया, शक्ल से दूर से लाल मुंह वाला, है ना? सर आप दूध से मुंह धोते हो ना? नहीं, मैं बेटा साबुन से ही धोता हूँ, हम तो हम ऐसे चोचलों में है नहीं, भगवान ने जैसा दे दिया ठीक है यार, है ना? बस गंदा नहीं होना चाहिए, सफाई रखिए, दैट्स इट। बट मैं जनरल बता रहा हूँ कि स्क्रबर यूज करने के बजाय मैं केमिकल्स को बहुत दूर रहता हूँ। आज तक मैंने कभी फेस पर क्रीम भी नहीं लगाई है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी नहीं यूज की है, तेल लगाओ अपना, काफी है ना? और वो भी ठीक है, रगड़, वरना 2 मिनट रगड़ लो चेहरे को हाथों से, खाली हाथों से, तब भी आपके फेस का नेचुरल ऑयल निकल आता है ना? बट आजकल लोग फैट खाते नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
खैर छोड़ो भाई, आगे बढ़ते हैं। आप सोल्युबिलिटी समझ में आ गई होगी। बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ये भी ऑब्वियस है। बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल से ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, इसलिए डाइमर भी बना देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉलिड स्टेट वाला लेसन जब किया था, सॉलिड वाला किया था नहीं, सॉल्यूशन वाला लेसन, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनाते हैं। एबनॉर्मल sir. मोलर मासेस, Yes, sir. एबनॉर्मल मोलर मासेस बताया था। डाइमर यूं कहीं हवा में उड़ जाता है, तो ज्यादा भार हवा में उड़ाने के लिए ज्यादा जोर लगेगा। अल्कोहल तो डाइमर नहीं बनाता, उसका तो हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, इनका जल्दी नहीं टूटता। सर कार्बोक्सिलिक तो डायमर में भी एग्जिस्ट करता है ना? क्या बेटा? हाँ, कार्बोक्सिलिक डाइमर में एसिड एग्जिस्ट करते हैं, बहुत लंबी चेन वाले नहीं, छोटे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज बिकॉज द एसिड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन में, जो भी है ना, रीजन दे रखा है ये, मैं आपको ऑलरेडी पहले हम बात कर चुके हैं, इनकी कॉमन सी चीजें। आगे देखो भी रिएक्शन से अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। बहुत आसान है, पीछे वाला एक कर लिया। सत्यम बेटा, हैव यू एनी डाउट? बोलिए। सर गलती से हो गया। ओके ओके ठीक है। तो देखो भाई, अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी बहुत आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड ना बिल्कुल आसान लगता है मुझे, आई डोंट नो व्हाई, सबको आसान लगता है, मुझे क्या है ना, इतना आसान है कि एक दो रिएक्शन करने के बाद सारी एक जैसी नजर आएंगी, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को मिला दो, क्या निकालो, पानी को बाहर निकाल दो बस। इसका मैकेनिज्म आप लोग खुद बना सकते हो, याद रख लेना, ठीक है। और ये बन गया, ठीक है। मैंने आपको ऐसे शुरू होगा, ओ को एंड्रॉइड बन गया सर। सर किसी एक का H+ निकाल के दूसरे के OH पे अटैक करा देते हैं। यस यस, यू आर गेटिंग राइट बेटा, बिल्कुल सही है ना। दूसरे को OH पर अटैक करो, वहां से वाटर निकल जाएगा और इधर से O नेगेटिव उस कार्बन पे अटैक कर देगा, बिल्कुल सीधा। ये O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा, और इधर से ये H इसके साथ जुड़ गया, ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा, बस बन गया अपना काम खत्म। यस क्लियर है, लो मैकेनिज्म भी बना दिया। इतना हिंट देने के बाद मुझे लगता है मैकेनिज्म आप लोगों को बनाना आ जाना चाहिए ना। H पॉजिटिव आयन या हीट करते हैं, तो H पॉजिटिव आयन अपनी तरफ से भी आप H पॉजिटिव आयन दे सकते हो, जो यहाँ पर क्या करेगा कि इसके ऊपर अटैक कर दे, और यहाँ से पानी इधर से निकल रहा होगा, ये O नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा, कैसे भी करवा लो, है ना। या फिर P2O5 की प्रेजेंस में डायरेक्ट हीट करते हो, तब भी ऐसा बन जाता है। एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है, दो एसिड जिनके पास में पानी नहीं है, एनहाइड्राइड, बिना पानी वाले दो एसिड जुड़ गए, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। यस क्लियर है गाइस? यस ठीक है। अब एक नोट लिखा हुआ है, एसिड अमाइड जो है वो कुछ नहीं करेगा, कहीं उसका कुछ बना दो, नोट वोट नहीं, एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सीधी सी बात। एसिड अमाइड को P2O5 और हीट कर देते हैं, तो देखो क्या होता है, साइनाइड बन गया, ठीक है, नाइट्राइल्स कह सकते हैं, ठीक है, ये नाइट्राइल। तो सब पिछली वाली रिएक्शन में ही था। ये पीछे वाली था ना, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और इंटरमीडिएट में ये बन जाएगा एमाइड। ये बस रखा था पीछे ही। ठीक है। तो आप अब इसको यहाँ इंपोर्टेंट, क्योंकि ये डिफरेंट रिएक्शन है, लीग से हटके, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। एस्टरिफिकेशन, ये है वो रिएक्शन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर एस्टर बनाते हैं। हमने उल्टा किया था, एस्टर से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, है ना, कैसे, पानी डालकर, है ना, पानी दे देते हैं। तो ये प्रेपरेशन की थी, अब प्रेपरेशन तो हो चुकी है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर मैं अल्कोहल डाल देता हूं तो वो एस्टरिफिकेशन करता है, इसमें 2-3 बार पानी जुड़ेगा हटेगा, गड़बड़ होने वाली है H पॉजिटिव आयन। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा मैकेनिज्म है, मतलब जो मैकेनिज्म मैंने वहां करवाया था ना बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये 2 बार एक ही रिएक्शन में 2 बार हो जाता है, इसलिए दिमाग से थोड़ा सा निकल जाता है। तो क्या से याद करें, पहली बात प्रोडक्ट याद करो, प्रोडक्ट याद होना चाहिए, प्रोडक्ट से उल्टा चलना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आपको OR और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग करना है, फिर उसी को उल्टा चल के वापस सीधा चल दो, बस हो गया मैकेनिज्म। कुछ ऐसा आपको ट्रिक्स ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो भाई, ये होती है एस्टरिफिकेशन, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में होती है। तो अगर यहाँ पर कंसंट्रेटेड एस्टर्स ऑफ या HCl ड्राई गैस, HCl यूज होता है, तो एस्टर्स बनते हैं फिशर स्फीयर टू फॉर्म द, दिस मेथड इज कॉल्ड फिशर स्फीयर। फिशर स्फीयर एस्टरिफिकेशन तब बोलते हैं इसे जब HCl यूज होता है, याद रख लेना, इन्होंने थोड़ा सा मिस कर रखा है, ओनली HCl जब यूज होता है तब वो फिशर स्फीयर रिएक्शन है। फिशर एस्टरिफिकेशन, सॉरी स्फीयर बोल रहा हूँ, फिशर स्फीयर एस्टरिफिकेशन कंप्लीट नेम, ठीक है, याद रहेगा बेटा? यस सर। है ना। तो फिर एस्टरिफिकेशन तब है जब HCl गैस यूज करते हैं, उसके अलावा हमेशा फिशर स्फीयर रिएक्शन नहीं होने वाली है, एस्टरिफिकेशन नहीं होने वाली है। तो यहाँ देखो, अब R की जगह इसने CH3 लगा दिया, बाकी कुछ नहीं किया, और इस R की जगह यहाँ भी CH3 लगाया और दोनों को जोड़ दिया और हमारे पास एस्टर बन गया। एस्टर की स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है एस्टर की,
फ्रूट जैसी, पर क्या यस सर, टाइट्रेशन में आती है। फील होता है फ्रूट जैसा, फील होता है, अगर बहुत कम आप इसकी स्मेल लोगे, लेकिन जनरली बहुत कम स्मेल होती नहीं है इसकी। इस स्मेल ना मतलब बहुत खतरनाक सी गंदी सी होती है, स्ट्रॉन्ग सी होती है सर, देख मतलब बकबकी सी होती है, उल्टी सा आने का मन करता है। ठीक है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया इसको फ्रूटी स्मेल क्यों बोलते हैं, बट कुछ लोग बोलते हैं। जो पास से गुजरते हैं ना, लैब के पास से हल्का फुल्का वहां बाहर जा रही थी, उनको लगता है कि यार थोड़ी सी अच्छी स्मेल सी आई। ठीक है, इसके कई बार परफ्यूम भी बनाए जाते हैं। आप देखो परफ्यूम ना ऐसे ऐसे गंदे गंदे केमिकलों के बनाए जाते हैं परफ्यूम्स। आपको लगता है वो आपकी स्किन को बढ़िया करेंगे? वो बैंड बजा देते हैं। कुछ लोग अंडर आर्म जो यूज करते हैं ना, उनकी अंडर आर्म ब्लैक हो जाती है, फिर वो हीरोइने अंडर आर्म के अंदर कुछ केमिकल लगा के, कुछ और अदर केमिकल लगा के दिखाते हैं इसको कैसे साफ करें, स्क्रबर कैसे करें, वो कालापन झाइयां कैसे साफ करें। क्यों पंगे ले रहे हो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी भी केमिकल को यूज करना है बॉडी पर डायरेक्ट यूज ही मत करो। कहाँ यूज करना है, सीधा सीधा कपड़ों पर यूज कर लो। अंडर आर्म में आपके स्मेल आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, आप कपड़ों पर यूज करो ना, बॉडी के अंदर क्यों यूज कर रहे हो? ऐसी चीजें यूज ही मत करो जो बॉडी पे लगानी पड़े, कपड़ों पर लगाने वाली कर लो, कोई बात नहीं, बाहर के बाहर रहेगा, कम असर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? केमिकल्स को कभी यूज मत करना, हमें सारे खतरनाक है। नेचुरल चीजें यूज की जा सकती हैं, नेचुरल चीजों को यूज करो। फ्रूट खाइए, अगर किसी के स्वेट में, पसीने में स्मेल पैदा हो जाती है तो उसको फ्रूट खाने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उसकी स्मेल भी फ्रूटी स्मेल बन जाएगी, है ना? अच्छी चीज। सही, तो अलग ही लॉजिक है। अब देख अलग लो, logic। मतलब सीधी सी बात है। शरीर में मतलब ऐसा कोई एसिड प्रोड्यूस होने लगेगा ना फिर। बॉडी के स्वेट में भाई उस चीज की स्मेल तो आती है। देखो जो लोग ऑयल ज्यादा खाते हैं उनकी बॉडी से ऑयली स्मेल आती है, उनकी बॉडी से ऑयल जल्दी रिलीज होने लग जाता है ना, बॉडी में से जो ऑयल निकलता है, पसीना निकलता है, वो मिक्सअप हो जाता है, तो ऑयली स्मेल हो जाती है उनकी। जो लोग फिश ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा फिश, उनकी बॉडी से हल्की हल्की फिश जैसी स्मेल भी आती है, ये आप लोग मान के चलिए, है ना? तो अगर हम अच्छी चीजें खाएंगे तो हमारी बॉडी की ऑर्डर भी बदल जाती है। ठीक है, फ्रूट्स ज्यादा खाइए, बॉडी का ऑर्डर बदलना है तो। ठीक है, अब नहीं खा सकते तो सीधी सी बात है, एक्सरसाइज कीजिए, फिर भी आपको कुछ नहीं करना है तो कम से कम बॉडी पर ऐसा कोई डिओड्रेंट वगैरह मत लगाइए, कपड़ों पर लगाइए। ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो यहाँ देखो बेंजल्डिहाइड है और अल्कोहल है, क्या होगा भाई? कुछ नहीं होने वाला, सीधा OCH3 सीधा इसके ऊपर जुड़ जाएगा। अब याद रखना, इन्होंने बड़ा ध्यान से एक चीज दिखा रखी है, देखो O18, यानी ये जो OH है ना, आप ये मत सोचना कि इस OH के साथ में ये OH ऐसा कैसा रहता है, यहाँ से H उड़ गया, ऐसा लग रहा होगा, है ना? और ये CH3 यहाँ जुड़ गया, भाई ये कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ा जो CH3 का नेगेटिव या पॉजिटिव आयन कुछ दे रहा है। भाई ये OH पूरा जाएगा, इस H के साथ जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाएगा और अल्कोहल का H जाएगा, और फिर देखो ध्यान से, यहाँ पर O वही है जो यहाँ था, सही, O जो है, ऑक्सीजन का आइसोटोप तो नहीं है 18 वाला? हाँ ऑक्सीजन का आइसोटोप ही है बेटा, 18 इसलिए लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, ऑक्सीजन 16 होता है, बट इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन 18 वाला आइसोटोप लिया और यहाँ वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, तो अब इन्होंने, जब साइंटिस्टों ने स्टडी किया, ये मैकेनिज्म कैसे स्टडी होते हैं, कैसे पता लगता है कि ये वाला OCH3 अल्कोहल वाला जुड़ा है या कार्बोक्सिलिक एसिड वाला? ठीक है, बेंजल्डिहाइड नहीं है ये बेंजीन का आइसोटोप ले लेके, हाँ आइसोटोप लेकर फिर इसको चेक करते हैं कि भाई इसके अंदर ये रेडियो एक्टिव होता है, तो ये रेडियो एक्टिवनेस इसमें बची है कि नहीं और इसमें है कि नहीं है, दोनों को चेक करते हैं, पता लग जाता है। समझ में आ गया बेटा कैसे पता लगता है? तो याद सर रखो, अभी तक ऑक्सीजन ही है जिसके सबसे ज्यादा आइसोटोप बन गए, और 28 तक चला गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा आइसोटोप है? नहीं सर अभी मैक्सिमम है, आइसोटोप नहीं है, और एल्युमिनियम था शायद यार, पता नहीं कौन सा था एक एलिमेंट जिसके बहुत सर सारे वो 28 तक पहुंच गया अभी ऑक्सीजन। 28 आइसोटोप है उसके। हाँ अभी जो करंटली मैगजीन में आया था। पता नहीं, मैंने तो कुछ दिन पहले कुछ और ही पढ़ा था यार, एक एलिमेंट पढ़ा था जिसके सबसे ज्यादा आइसोटोप है, और 2 जो है जिसके सबसे कम आइसोटोप, मतलब है ही नहीं उसका आइसोटोप, ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। चलो कोई बात नहीं, हो सकता। अब देखो भी, अब मैकेनिज्म करेंगे हम। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए इसका क्या होता है। H पॉजिटिव आयन आएगा सबसे पहले, OH पे अटैक करेगा, इस बात में तो कोई डाउट है नहीं, है ना? तो H पॉजिटिव आयन OH पर अटैक करेगा, तो यहाँ क्या हो गया, OH पे कह रहा हूँ, इस पे C डबल बॉन्ड O पे H पॉजिटिव आयन इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, जिससे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसको ना अलग से लिख के दिखा रहा हूँ आपके उसके लिए, रेफरेंस के लिए। यहाँ वाले मैकेनिज्म कोई अच्छे नहीं होते हैं, फिर भी आपको यहाँ से समझ में आए वो तो अच्छी बात है। OH, ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर H पॉजिटिव आयन आता है। अब H पॉजिटिव आयन किस पे अटैक करेगा, सोचो जरा।
सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड O है, ये यहाँ जाएगा और H पॉजिटिव आयन जो है वो इसके पास आ जाएगा। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर फिर इसको डोनेट करेगी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव आना था तो H पॉजिटिव यहाँ जुड़ गया और ये OH यहाँ जुड़ गया, तो दोनों OH हो गए, जिससे कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? यस सर। ये बस ये चीज याद रख लेना कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो है। अब हम कहते हैं कि हमेशा अटैक यहाँ करवा रहे हैं, भाई पॉजिटिव आयन थोड़ा यहाँ अटैक कर देगा यार, है ना? बस इतना सा ध्यान रख लेना। आगे देखो अब क्या होगा, तो कौन अटैक कर सकता है? ROH, अल्कोहल। अल्कोहल है, इसके पास में पहले पानी अटैक कर रहा था, अब अल्कोहल अटैक कर रहा है, बात तो वही है। तो ये अल्कोहल जो है वो यहाँ अटैक कर रहा है, लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो यहाँ हमने इसको जोड़ दिया। अब जरा देखो COH यहाँ लगा हुआ है, ये OH ऑलरेडी पहले वाला था, ठीक है। अब हमें पता है ना इसका ये OH यहाँ से उड़ जाएगा, पता है, ये चला जाएगा और अल्कोहल का OH परमानेंटली जुड़ जाएगा, है ना। और ये अब देखिएगा जरा, तो यहाँ ये आ गया ऑक्सीजन, ये आ गया H, ये आ गया R और इस ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है सबको? यस सर। अब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक्चुअली का बॉन्ड ले लेगा, यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, RCOH OH, दो OH लगे हुए। अब हम कहेंगे इसको हटा के हम डबल बॉन्ड O लगा देंगे, भाई अभी रिएक्शन स्टेबल नहीं है, ठीक है। आप वो वाले चक्कर मत करना, मैकेनिज्म को धीरे धीरे ही दिखाया जाता है। तो ये बन गया R और O। H पॉजिटिव आयन जो अलग हुआ, अब वो H पॉजिटिव आयन किसके साथ जुड़ेगा, वाटर बनाएगा, वो वाटर। समझ में आ रहा है? यस अब सर। यहाँ देखो भाई, ये OH इसका खुद का था, ये OH ये ऑक्सीजन था इसका डबल बॉन्ड O वाला, इसको हम नहीं छेड़ने वाले अभी, ठीक है। ये OH जो खुद का था इसके साथ में मैं H जोड़ दूंगा, इसको मुझे हटाना है, ये अब ये ध्यान रखना आपको। और ये ऑक्सीजन हो गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? यस सर। अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इधर लेगा, लेगा सर। तो जिससे क्या होने वाला है, R कार्बन, इसके साथ OR लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से ये चला गया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, और इसके साथ लगा हुआ है OH। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको वापस डोनेट करेगा और हाइड्रोजन से वापस ले लेगा लोन पेयर, ठीक है। और नेक्स्ट इस तरफ क्या बच गया, इस तरफ तो ये वाटर अलग हो ही चुका है, ठीक है। क्लियर है? यस नेक्स्ट विल बी हमारा RC डबल बॉन्ड O और OR। अब मैं OR को बस इस तरफ लिख रहा हूँ, किधर है ये रहा, इस OR को बस मैंने यहाँ लिख दिया, बन गया RC डबल बॉन्ड O OR। क्या बन गया, एस्टर। ये समझ में आ गया? यस सर। ये है मैकेनिज्म। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने एक गड़बड़ किया, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया, मैंने बोला कि इस OH के ऊपर H अटैक करेगा, इस पे नहीं करेगा, समझ गए? इस ऑक्सीजन को, तो क्या इसको नहीं लेके जा सकता डबल बॉन्ड O को, और यही वापस डबल बॉन्ड O बन और जाएगा? ये ले जा सकता है, इसको भी लेके जा सकता है, ये डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये OR दोनों में से किसी को कर लो आप, दोनों OH थे ना, जो भी पास होगा, टेट्राहेड्रल कार्बन है, जो भी पास होगा उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। ये OR, बस कहने का मतलब आया था कि कोई एक OH या तो ये उड़ेगा या ये उड़ेगा, ये भी OH बन जाता है, और यहाँ फिर OR जुड़ जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे अल्कोहल वाला ऑक्सीजन होगा। यस, क्लियर है? जबकि डायरेक्ट देखने पर ऐसा लगता है कि C डबल बॉन्ड OR में हमने क्या किया, सिर्फ H को हटा के और यहाँ पर R जोड़ दिया, ऐसा ही तो नजर आता है ना, बट एक्चुअल में OR जुड़ता है। ये है मैकेनिज्म का असली राज कि इसमें OR जुड़ेगा। समझ में आ गया सबको मैकेनिज्म? यस सर। यस सर। अब ध्यान दीजिएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन ज्यादा होगा अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो यानी कार्बन की चेन अगर बड़ी होती है तो भी स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन का रेट भी कम हो जाएगा। क्लियर है? दोनों में से कोई भी ढूंढ लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, H जोड़ना है, इसको OH बना दिया, इसको भी OH बना दिया, फिर ROH का अटैक करवा के इसका H निकाल के इधर से पानी निकालना, बस खत्म। और उस डबल बॉन्ड O को वापस बना देना। इसी को डबल बॉन्ड O को वापस बनाना जो था वैसा का वैसा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वरना कंफ्यूजन हो सकती है, और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है बेटा? ध्यान से याद करना है, ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नॉर्मल CBSE के बोर्ड में भी आएगा, पक्के तौर पर आएगा। एस्टरिफिकेशन ना 90% केसेस में एस्टरिफिकेशन वाला मैकेनिज्म टीचर डाल देते हैं, 90% केसेस में।
रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl3, तो यहाँ SOCl2 सॉरी, यहाँ पर देखिए यही रिएक्शन हमने याद है RX के तो साथ Haloalkanes और haloarenes। हाँ, RX के साथ एल्काइल हैलाइड बनाया था जब ROH अल्कोहल से इसके साथ, तो सेम टू सेम ये Haloalkanes। हाँ ये सेम रिएक्शन यहाँ भी होती है, तो वो रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए। तो मैं वो रिएक्शन रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, देखो ROH के साथ अगर PCl3 रिएक्शन करवा दो, PCl3 PCl5 या SOCl2, ठीक है, इनमें से कोई भी रिएक्शन आप करवा सकते हैं, सारी RCl ही बनेगा सब में RCl साइड बनेगा, प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे, है ना, बस हाँ बाई प्रोडक्ट चेंज होता है, तो मैं बाई प्रोडक्ट लिख ही नहीं रहा, ठीक है, RCl बना दो बस। क्लियर है, ये रिएक्शन आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में की थी, तो यहाँ भी वैसी ही हो रही है। देखो जब कोई सिमिलर रिएक्शन आती है ना, तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, सिंपली मेरा आइडिया रहता है कि जब कोई सिमिलर रिएक्शन होती है तो बच्चों को याद करो, याद है बहुत अच्छी बात है, और आपको याद आती है तो उसको वहीं लिख लो तो ज्यादा अच्छा। मैं जनरली अगर बुक से किसी को पढ़ा रहा हूँ तो बुक के अंदर ना उस जगह पर पेज नंबर लिख देता हूँ, ये पेज नंबर आप बुक में पीछे ये रिएक्शन सेम आई थी और इस पेज नंबर पर ये दोनों सेम है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम बच्चा उसको करता है तो दोनों को दोबारा देख लेता है। सर मुझे हेलो एल्केन वाले की बुक के पेज याद हो रखे हैं, एक एक पेज दिमाग में बैठा हुआ है, ये बस फर्स्ट अल्कोहल स्टेप नहीं होता है बैठा। बेटा, बहुत अच्छी बात है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। सुना ना बुचरी, स्टेरिक हिंडेंस क्या होता है बेटा, भीड़ ज्यादा हो जाए, जैसे बाजार में अगर भीड़ ज्यादा हो, जैसे आजकल भीड़ ज्यादा हो गई, तो आप वहां गाड़ी लेके चले गए गलती से, तो वहां से निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो अटैक करना बहुत मुश्किल है, कोई सामान खरीदना बहुत मुश्किल है गाड़ी के थ्रू, है ना। छोटी चीज अगर ये आप पैदल चल सकते हो तो बहुत स्लो हो जाएगा रेट आपका, पैदल जाओगे बाजार में 5 किलोमीटर दूर बाजार हो तो बच गई बैंड, है ना, तो इसलिए वो रेट स्लो हो जाएगा। तो स्टेरिक हिंडेंस का मतलब भीड़ ज्यादा हो जाना, मॉलिक्यूल्स ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो जो अटैकिंग हमारा रिएजेंट आएगा, जो अटैक करेगा, उसका अटैक का रेट स्लो हो जाएगा। क्लियर है, सुना है ना बेटा? यस, ठीक है ठीक है। तो भाई ये अब तीनों रिएक्शनें वैसी की वैसी हैं देखो, बट इसमें कुछ अलग बन रहा है, ROCl, OH हटेगा, बस OH हटेगा और क्लोरीन जुड़ेगा, यही तो हो रहा था हमारे पहले भी, तो हमने यही किया था ना, यस सर। ROCl से ये सारा का सारा यही रिएक्शन होती है। नेक्स्ट देखिए जरा, प्रोडक्ट अलग अलग आएंगे। अब रिएक्शन विद अमोनिया, ये वाली रिएक्शन भी हेलो एल्कीन हेलो एरीन्स वाले में थी ना, अमोनिया के साथ रिएक्शन भी थी। सर ये रिएक्शन मैकेनिज्म में थी। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी थी बिल्कुल। तो देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, RCOH के साथ अमोनिया जब रिएक्शन करता है, H पॉजिटिव आयन इसको दे देगा, NH4 पॉजिटिव और CO नेगेटिव बनेगा। जब इसको हीट करते हैं ना, अमोनियम कार्बोजाइलेट एसिड बेस साल्ट बन जाएगा ये, जब इसको हीट करते हैं तो इसका O C डबल बॉन्ड हो रहेगा, एसिड अमाइड बन जाएगा, बस सीधी सी बात है, NH2 और एसिड अमाइड। क्लियर है, प्लस वाटर, समझ में आ गया? बस याद रखना है, अब इसका मैकेनिज्म मत पूछना, ज्यादा हो गया मैकेनिज्म आज के लिए, ठीक है। अभी फिर देख लेना, एक ही स्टेप में हो जाती है रिएक्शन, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, इन्होंने सिर्फ एग्जांपल दे रखा है इस रिएक्शन का, एग्जांपल भी आप बना के जरूर देखा करो। एसिटामाइड, ठीक है, एसिडामाइड बोल सकते हैं, और एसिटिक एसिड से एसिडामाइड बन रहा है, ये एसिटिक एसिड है, एसिटामाइड बन रहा है। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया ये? यस यस सर। सर। एसिडामाइड ग्रुप बनाने का तरीका है, सिर्फ अमोनिया के साथ डायरेक्ट हीट करके और रिएक्शन करवा के हीट कर दो। अब देखिए भाई, ये एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, थैलिक एसिड बनता है इसमें, थैलिक एसिड, ठीक है। मैं जब पहली बार पढ़ाने लगा था ना, देखो मैं ट्यूशन नहीं गया कभी भी, तो पहली बार जब पढ़ाने लगा मैं इसे फैथालिक एसिड बोलता था, फैथालिक एसिड। तो मेरे स्टूडेंट ना, मतलब मैं जब फैथालिक एसिड बोला है ना, हंसने लग गए मेरे स्टूडेंट्स। तो मैं दिल में सोच रहा, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं लग रहा क्या है प्रॉब्लम, मैं दिल में सोच रहा मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। फिर मैंने कहा ऐसे ही हंस रहे होंगे, ठीक है। दोबारा से फिर मैंने रिवाइज करवाया, मैं कहा फैथालिक एसिड बना के दिखाओ भी, फैथालिक वाले एसिड वाली रिएक्शन, ठीक है, बहुत साल पुरानी बात है, 13-14 साल हो चुके हैं। तो फिर से स्टूडेंट फिर से हंसने लग गए, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैं कहा ये क्यों, कहते सर इसको ना हमारे स्कूल वाले टीचर थैलिक एसिड बोलते हैं, पीएच साइलेंस है पीएच। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है बेटा, ठीक है, बट जब भी मैं इसको देखता हूँ मुझे वो बात याद आती है कि यार मुझे ये भी नहीं पता था कि पीएच साइलेंस है और इसको थैलिक एसिड पढ़ा जाता है, ना कि फैथालिक एसिड, है ना, कमाल की बात। बट क्या सच में इससे क्या फर्क पड़ता है सर? सर याद सही तो है बात ना? है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, बट हमें लगता है कि पता नहीं उन्होंने और क्या कुछ पढ़ा होगा, है ना, एटलीस्ट। यार चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कई बार ऐसी चीज होती है जो पुराने जख्म हरे कर देती है।
जख्म नहीं है, सोचने पर विश्वास, मतलब हाँ सर, वही हो जाता है करने कि वाली हम चीजें पहले हैं। भी इतना पागलपन करते थे। सर हमें भी तो 11th की क्वेश्चन देखते ऐसे ही लगता है। अफसोस सा एक ऐसा हुआ था मुझे कि यार देख, मुझे, मैं कभी ट्यूशन नहीं किया इसलिए मुझे पता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे साथ घटनाएं हुई हैं जिनका मुझे पता ही नहीं था कि यार इसको ये बोला जाता है। कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जिनको मैं बहुत इंपॉर्टेंटली, विग्रसली इंपॉर्टेंट मानता हूँ, लेकिन शायद दूसरे टीचर आज भी इंपॉर्टेंट नहीं मानते, वो सबका अपना स्टाइल होता है, ठीक है, बट मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस है। तो यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सीधा सीधा एसिडामाइड बनता है। ये तो सिंपल है, सीधा हीट करने पर, अभी अभी हमने की है। लेकिन अगर ये थैलिक एसिड हो, फैथालिक एसिड है ना तो फैथालिक एसिड, अगर इससे स्पेलिंग याद रहती है, याद रख लेना, मेरा स्टाइल गलत नहीं है तो थैलिक एसिड अगर हो, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दोनों ऐसे बनेंगे। अब जब हीट करेंगे दोनों एसिडामाइड बनाएंगे, थैलामाइड बन गया। अब एसिडामाइड के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ये है हमारा नया स्टेप, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर दोनों का NH2 NH2 जो है ना, वो एक यहां से चला जाएगा NH3 और हमारे पास NH जुड़ जाएगा दोनों के साथ, ये थैलामाइड बनेगा, थैलाइमाइड, ठीक है, थैलीमाइड, सॉरी थैलीमाइड सर है ना, थाली माइड हो गए तो थालीमाइड बोल लो, थैलीमाइड बोल लो, थैली बोलना ज्यादा बेटर है थाली की जगह पर, है ना, पन्नी, थैली, है ना सर हमारे मैम Anyway, ने ऐसे ही ट्रिक बता के समझाया था ना। है ना, तो देखो थैलीमाइड, तो आप सिंपली इसे थालीमाइड, थैलीमाइड जो भी बोल सकते हो, तो सिंपल, हमने एसिडामाइड तो बनाया है, वो तो सिंपल रिएक्शन है, लेकिन क्योंकि ये डबल है तो इसलिए ज्यादा हीट कर देंगे तो ये थैलीमाइड बन जाएगा। और ये थैलीमाइड जो है, इमाइड ग्रुप क्या होता है यहाँ इन्होंने दिखा रखा है, C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, जैसे एसिड अमाइड होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ एसिड अमाइड अगर हो, NH बीच में हो, तो वो इमाइड हो जाएगा, इमाइड ग्रुप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रोडक्ट है, इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, यानी जब आपके पास ये होता है अमोनिया देने के लिए, हम इसकी एक नेमिंग रिएक्शन करेंगे, तो इसलिए इसको जरूर याद रखना, अमाइंस में इसकी एक नेमिंग रिएक्शन आएगी। क्लियर है बेटा? यस सर। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये, इमाइंस के अंदर इसकी नेमिंग रिएक्शन आती है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर इसको रिवर्स कैसे करेंगे, आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं? इमाइन में बेटा, पता है रिवर्स नहीं एक्चुअल में, मतलब ये यूज करेंगे हम, फिर इससे एमाइंस बनाएंगे, और फिर इसका जो भी हमारे पास प्रोडक्ट वापस मतलब बाई प्रोडक्ट बचेगा, उस बाई प्रोडक्ट से वापस इसकी रिएक्शन हम इस तरह से अमाइन से करवा के, और फिर से हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल होता है, इसलिए रिएक्शन क्या होती है, क्या बोलते हैं उसे, अच्छी मानी जाती है ना, Favorable. ओके सर। ठीक है। चलो भाई, तो आज के लिए हमने वो तो इतना ही करना था। अब मैं जरा ना कल भी हमारा रह गया था मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, मैंने बोला है कि डेली 3-4 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के जरूर लगाइए, धीरे धीरे मोल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कीजिए और पक्का कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा, 5-7 मिनट में 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, यहाँ से आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कल तक देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट एंड होता है इसका, यानी तो कैलकुलेट द मास ऑफ द सोडियम एसिटेट, CH3CONA होता है सोडियम एसिटेट, रिक्वायर्ड टू मेक द 500 ml 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट सीधा दे रखा है, मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, 0.375 का, ठीक है, मोलर एक्वस सॉल्यूशन। इतने मोल है आपके पास क्या, ये सोडियम एसिटेट, और 500 ml सॉल्यूशन है, इतने मोलर, इतना मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा अगर आप देखिए मोलैरिटी क्या होती है भाई, 0.375 ये मोल है, और पर 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इतने मोल हमारे पास क्या है, इतने मोल हमारे पास ये सोडियम एसिटेट है, COONA। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। इस क्वेश्चन का मतलब, इतने मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये, मैंने सिर्फ ये लिखा है। और ये वाला सॉल्यूशन आपके पास पूरा 1 लीटर नहीं है, वो कह रहा है कि ये सॉल्यूशन मेरे पास सिर्फ 500 ml 500 ml है सर। तो 500 ml है, तो इसका मतलब ये इतने मोल थोड़ा होगा। अब अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, इसको हाफ कर दूं, यस सर। मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 2। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही। वॉइस ब्रेक सर। अभी आवाज आ रही है बेटा? यस।
मेरे माइक की बैटरी खत्म हो गई, ठीक है, चार्ज करना पड़ेगा। ओके, दूसरा माइक है मेरे पास। तो देखिए अब जरा, हाँ हम कहाँ थे, हाँ तो देखो मैं इसको हाफ कर सकता हूँ, 2 1 जा 2 8 जा और फिर बस 7 अप्रोक्सीमेटली 5 इतना ही रखो सर। सर 7 5 पे जाएगा पूरा। हाँ हाँ यही है सर। बस अप्रोक्सीमेटली 180 रख दो सर, या 19 रख दो। अरे नहीं 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 नहीं, इतना ही रखेंगे, ये थोड़े से वैसे वाले सम नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ 500 ml, यस तो सर 500 ml को 0.5 लीटर लिखना ज्यादा बेटर है। क्लियर है? अब अगर Yes, ध्यान sir. दो तो क्या इसकी मोलैरिटी में फर्क आया? देखो ये नीचे 10 है, 10 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 10 अगर ऊपर जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, तो इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे 1 आ जाएगा, तो बात वही रहेगी, कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों चीजें एक हैं, ठीक है, मोलैरिटी कभी नहीं बदलती है। तो सॉल्यूशन एक्चुअल में मुझे इतने मोल दिया है उसने, इतना मोल है एक्चुअल में CH3COONA का, इतना मोल उसने दे रखा है और इतना टोटल लीटर सॉल्यूशन है, 0.5। अब उसने क्या कहा, कैलकुलेट द मास ऑफ द सोडियम एसिड, सोडियम एसिटेट का मास निकालना। अभी सोडियम एसिटेट के मोल मुझे पता है, मोल से मास कैसे निकलेगा, और मोलर मास उसने गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि CH3COONA, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मोलर वेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 82.0245 ग्राम पर मोल, एक मोल में इतने ग्राम होते हैं, इतने मोल में कितने ग्राम होंगे, बस यही मुझे निकालना है। 1 मोल के अंदर, अब मैं यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं, 1 मोल के अंदर कितने ग्राम होते हैं उसने बता रखा है, ठीक है, इतने ग्राम सोडियम एसिटेट है, और मुझे कितना निकालना है, 0.187 इतने मोल में कितने ग्राम होंगे। तो भाई 1 से ज्यादा, जब भी 1 के बाद कोई वैल्यू निकालते हैं, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, तो 1 के बाद वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 0.1875, ये आपके पास ग्राम आ गए। क्लियर है बेटा? Yes, समझ में sir. आया क्वेश्चन सबको? सर लेस देन 1 होगा मोल। यस सर। जितना भी होगा, ठीक है, बस कैलकुलेट कर लेना, 15 ग्राम आ रहा है यहाँ तो। Yes, हाँ sir. मतलब ये इसके 82 से कम होगा ना। अच्छा 82 से कम होगा, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते अप्रोक्स हैं। मार के कर दो कैलकुलेशन, क्या बेटा? अप्रोक्स मार के कर दो कैलकुलेशन। अप्रोक्स मार के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड अपॉन ऑप्शन, अगर ऑप्शन 4 अलग अलग है, चारों में काफी बड़ा गैप है, तो आप अप्रोक्स मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, कार्बन डाइऑक्साइड बताना है, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अब ये आपको रिएक्शन आनी चाहिए भाई, इसकी बैलेंस रिएक्शन के बिना ये बात नहीं बनती। तो यहाँ देखो कार्बन प्लस सर C+O2 बैलेंस रिएक्शन दे रखी है, C+O2, तो यानी 1 मोल कार्बन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो 1 मोल ऑक्सीजन होती है 32 ग्राम, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होती है 44 ग्राम, 1 मोल कार्बन होता है 12 ग्राम। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बर्न्ड इन एयर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, 44 ग्राम, सीधा आंसर है ये तो। क्लियर है? Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब 1 मोल कार्बन है, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना रहे हैं, वो कह रहा है कार्बन तो 1 मोल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 मोल कार्बन 1 मोल ही लिया, लेकिन ऑक्सीजन वो कह रहा है 16 ग्राम है, 1 मोल यानी हाफ होगी सर, 0.5 mole. 16 ग्राम है, 0.5 इसका मोल। मतलब मैं कह सकता हूँ आधा मोल है, तो भाई तो आधा कार्बन मोल डाइऑक्साइड भी आधी जाएगी। तो क्या होगा, अब ध्यान देना, मतलब आधा मोल कार्बन, 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए मुझे, तो चाहिए ना 1 मोल, बट ये तो आधा है, इसका मतलब मैं कहूंगा कि आधा मोल ही कार्बन यूज होगा, आधा मोल ही ऑक्सीजन है मेरे पास, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आधा मोल ही बनेगी, 22 ग्राम। तो ये यूज होगा 6 ग्राम, ये यूज होगा 16 ग्राम, ये यूज होगा 22 आएगा, हाँ 22 ग्राम, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मेरे पास ये 1 मोल था, तो बचा कितना, ये आधा मोल यूज हो गया, तो मेरे पास हाफ मोल बच गया कार्बन, यानी कि मेरे पास 6 ग्राम कार्बन जो है वो बच जाता है, रिमेन्स। क्लियर है? क्योंकि ऑक्सीजन कम थी, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है भाई यहाँ पे, ऑक्सीजन, जो कम अमाउंट में दिया होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। यस, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे ढूंढते हैं, सीधी सी बात है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट एक चीज होती है, वो कुछ नहीं है एक्चुअल में, जो कम है अमाउंट में, जो कम दिया हुआ, जो सॉरी हाँ कम वाला, सॉरी, तो कम तो ऑक्सीजन है ना, ये तो ज्यादा है, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, तो कम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिट में है, ये एक्सेस में है,
ठीक है, आगे बढ़िए जरा। नेक्स्ट है 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ट इन 16 ग्राम। अब 2 मोल कर दिया भाई, 1 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए है ना, बट मेरे पास तो 16 ग्राम है। अब ये कह रहा 2 मोल है, कार्बन को और ज्यादा कर दो। ऑक्सीजन भले, ऑक्सीजन तो लिमिटेड ही है ना, तो 16 ग्राम मतलब आधा मोल, तो कार्बन भी आधा मोल ही यूज होगा, सेम डाटा आएगा, कोई फर्क नहीं आने वाला। क्लियर है? यस सर। बस कार्बन हमारे पास थर्ड इक्वेशन में जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर कार्बन क्या होगा, आधा ग्राम कार्बन 1.5 मोल मतलब बच जाएगा, है ना। हाँ, 1.5 मोल जो कार्बन है वो रिमेन्स, ठीक है, क्योंकि आपको सीधा और सीधा बैलेंस्ड इक्वेशन ही देखनी होती है, ये याद रख लेना। बैलेंस्ड इक्वेशन के अलावा आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। बैलेंस्ड इक्वेशन में 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, आप 2 मोल ले रहे हो कार्बन, लेकिन ऑक्सीजन ले रहे हो 16 ग्राम, 16 ग्राम मतलब आधा मोल है ये, तो आधा मोल ही कार्बन यूज होगा। ये बैलेंस्ड इक्वेशन से ही पता चलता है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। एक और क्वेश्चन देखिए, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट 100 ग्राम है आपके पास, कितना कॉपर मिलेगा वहां से? तो कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकाल लो सबसे पहले। कॉपर सल्फेट का मोलर मास क्या होता है? CuSO4। कितना आएगा? कॉपर का होता है 63.5, 63.5। सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 159.5 लेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? इतना मोलर मास है, यानी कि 159.5 ग्राम पर मोल। एक मोल में इतने ग्राम होते हैं। और आपके पास कॉपर कितना है? कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना है भाई? तो देखो 159.5 ग्राम अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है तो उसके अंदर कॉपर कितना होता है भाई? कितना होगा कॉपर? 63.5 ग्राम। एक ही मोल Yes, ना, एक ही मोल है 63.5 ग्राम पर मोल। तो ये भी एक मोल में, मतलब एक, और ये मैंने एक ही मोल लिया कॉपर सल्फेट, तो पर मोल यहाँ ना लगाऊं कोई दिक्कत नहीं, ग्राम के लिए ग्राम चलेगा। तो इतने ग्राम में इतना होता है, और उसने कितना दिया? 100 ग्राम कॉपर सल्फेट दिया है। तो सर तो पहले 100 ग्राम वैल्यू निकाल लो, 63.5 सर अब 1 के लिए 63.159 हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इतने ग्राम आएगा, इंटू में और 100 आ जाएगा। 100 ग्राम के लिए जब आप, हमारे पास जितना 100 ग्राम के लिए वैल्यू निकाल लो, 63.5 डिवाइड बाय आ जाएगा आंसर 0.5 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? जी। यहाँ Yes, sir. ये देखो, ये दोनों के मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में दे रखा है, लगभग 39.81, लगभग 40 ग्राम आपके पास कॉपर है। क्लियर है बेटा? यस सर। दैट्स ऑल। रीकैप ऑफ द लेसन। तो हमने आज क्या सीखा भाई? कुछ सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थी, उसके बाद में क्या किया था? इलेक्ट्रोफिलिक, बाद हमने कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू कर दिया और उसके बारे में समझा कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी 3 टाइप के होते हैं। सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड किया था, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की काफी सारी डेरिवेशन, प्रिपरेशंस और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की हैं। उसके बाद में कुछ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस किए हैं। समझ में आ गया? यस सर। ये सारा कुछ रिवाइज कीजिए, मोल कॉन्सेप्ट कम से कम आपको क्या करना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हुए हैं, वहां से कर सकते हैं। ये मैंने अब स्लाइड्स लगा दी हैं, एक्चुअल में बोला कि भाई आप लास्ट में ना ऐसी स्लाइडें लगा दीजिए डेली काम की, तो आपके जैसे भी हैं, बट कुछ बच्चों को ये हेल्प करेंगे कि ये बिटली लिंक दे रखा है, ठीक है। फर्दर अवंती के मॉड्यूल से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नोट्स ऑफ द क्लास आपको डाउनलोड को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैंने आपको शेयर कर रखे हैं। तो इन सब में से जो आपको बेटर लगता है, सबसे पहले एनसीईआरटी उठाइए, ठीक है, फिर डीपीपी सॉल्व कीजिए, उसके बाद डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पर पहुंच जाइए। नोट्स ऑफ द क्लास अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो देख सकते हैं। अवंती के मॉड्यूल अगर थ्योरेटिकल कुछ पोर्शन में आपको लगता है कि कुछ कम ज्यादा है तो वो भी देख सकते हैं। दैट्स ऑल योर चॉइस। क्लियर है बेटा? यस सर। जरूर से जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बाकी की बची हुई रिएक्शंस करने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू एवरीवन। मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।